स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं फियरकास्ट हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह तक को हिला देने के लिए बनी है। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने इस कहानी को आधा सुन लिया तो पूरी सुने बिना रह नहीं पाएंगे। हर मोड़ पर रहस्य, हर शब्द में सस्पेंस और क्लाइमैक्स वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, YouTube ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, हाइप, जो हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को आगे बढ़ने में काफी मदद करता है। अगर मुमकिन हो तो उसे भी जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की दहशत भरी कहानी की ओर। मेरा नाम सूबेदार अर्जुन सिंह रावत है। मैं यह कहानी तेजपुर मिलिट्री अस्पताल के मनोरोग विभाग से लिख रहा हूं। मेरे कमरे की खिड़की से ब्रह्मपुत्र नदी दिखती है, शांत, सुंदर, सामान्य। लेकिन मैं कभी सामान्य नहीं हो सकता। डॉक्टर कहते हैं मैं पागल हो गया हूं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स। लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने क्या देखा था। वो सब असली था। हर चीख, हर खून की बूंद, हर लाश, हर वो भयानक चीज जो इंसान नहीं थी, सब सच था। और सबसे डरावनी बात, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अगस्त 2020, तेजपुर मिलिट्री बेस, असम अरुणाचल की सीमा पर नागा पहाड़ियों में एक जगह है जिसे स्थानीय लोग रक्त वन कहते हैं। यह नाम 1962 के भारत चीन युद्ध में मिला था। उस साल नवंबर की एक रात एक पूरी इंडियन आर्मी बटालियन का नरसंहार हुआ था वहां। 100 जवान एक रात में, सब मरे। आधिकारिक रिकॉर्ड कहता है एनिमी एम्बुश, हेवी कैजुअल्टीज। लेकिन जो बचे थे उनकी रिपोर्ट्स कुछ और कहती थी, कुछ ऐसा जो आर्मी ने क्लासिफाइड कर दिया, फॉरएवर। और अगस्त 2020 में हमें उसी रक्तवन में भेजा गया। 27 अगस्त, ब्रीफिंग रूम कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक प्रोजेक्टर की नीली रोशनी। पर्दे पर एक जंगल का सैटेलाइट नक्शा, घना, काला, भयानक। कर्नल R.K. मेहता स्क्रीन के सामने खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर था, बल्कि चिंतित। अटेंशन, मैंने आदेश दिया। हम सब 14 जवान सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। कर्नल ने हमें देखा, एक एक को, जैसे याद कर रहे हो हमारे चेहरे आखिरी बार। एट ईज, उन्होंने कहा, बैठ जाओ। हम बैठे, बेंचों पर। मैं सबसे आगे बाईं तरफ, दाहिनी तरफ हवलदार करण सिंह, मेरा सबसे पुराना साथी, 3 युद्धों का अनुभवी। जवानों, कर्नल की आवाज में एक अजीब टेंशन था। यह बेहद संवेदनशील मिशन है और अनकन्वेंशनल भी। उन्होंने रिमोट दबाया। स्क्रीन पर नक्शे का एक हिस्सा जूम हुआ। एक लाल घेरा दिखा। यह है रक्तवन का कोर एरिया। 50 वर्ग किलोमीटर, घना जंगल, दुर्गम इलाका, कोई सड़क नहीं। मुश्किल से ही हेलीकॉप्टर लैंडिंग पॉसिबल है। सर, यह तो रिस्ट्रिक्टेड जोन है, नायक विशाल ने कहा। वो हमारा बेस्ट शार्प शूटर था। 800 मीटर की दूरी से सिर में गोली मार सकता था, कर्नल ने करेक्ट किया। 2015 तक यह कंप्लीट नोगो जोन था, लेकिन पिछले 5 सालों में कुछ बदला है। उन्होंने फिर स्क्रीन बदली। अब कुछ फोटोज दिख रही थीं। मेरी सांस रुक गई। पहली फोटो 2 लाशें, या जो बची थी उनसे। शरीर इतने विकृत थे कि पहचानना मुश्किल था कि वो इंसान थे या जानवर। हड्डियां बाहर निकली हुई, मांस फटा हुआ और चेहरे, भगवान, चेहरे टेरर से ट्विस्टेड थे। पिछले 3 महीने में, कर्नल ने कहा, इस इलाके में 5 ट्रैकर गायब हो चुके हैं। 2 लकड़हारे इस हालत में मिले। कॉज ऑफ डेथ सर, मैंने पूछा। अननोन ऑफिशियली। कर्नल ने एक फाइल खोली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद अजीब है। डॉक्टरों का कहना है, वो रुके, जैसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा हो। शरीर में खून नहीं था, एक बूंद नहीं, कंप्लीटली ड्रेन्ड। लेकिन कोई विजिबल वुंड नहीं, कोई पंक्चर मार्क नहीं, जैसे खून गायब हो गया। कमरे में बेचैनी फैल गई। मैंने अपने साथियों को देखा। लांस नायक संजय, हमारा मेडिक, भौहें सिकोड़े सोच रहा था। सिपाही रोहन अपनी उंगलियां क्रैक कर रहा था, नर्वस हैबिट। सिपाही दीपक होंठ चबा रहा था। और यह सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट नहीं है, कर्नल ने कहा। बॉडीज के अंदर कुछ था। डॉक्टर्स ने जब ऑटोप्सी की
उन्होंने एक और फोटो दिखाई, मेडिकल फोटो, किसी की खुली हुई छाती का। अंदर पसलियों पर कुछ स्क्रैचेस थे, अंदर से, जैसे किसी ने अंदर से खरोंचा हो। इम्पॉसिबल, संजय फुसफुसाया। ये तो तभी हो सकता है जब कुछ अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, कर्नल ने पूरा किया। एग्जैक्टली। स्थानीय अफवाहें। स्थानीय लोगों का क्या कहना है? हवलदार करण ने पूछा। कर्नल ने गहरी सांस ली। वो भूत प्रेत की कहानियां कहते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, भूखी आत्माएं। वो कहते हैं कि रक्त वन में वो चीज फिर से जाग गई है। कौन सी चीज सर? सिपाही अनिल ने पूछा। कर्नल ने हमें देखा, फिर निर्णय लिया कुछ बताने का। 1962 के नरसंहार के बारे में ऑफिशियल वर्जन तो आप जानते हैं। चाइनीज फोर्सेस ने सरप्राइज अटैक किया, हेवी कैजुअल्टीज एटसेट्रा। लेकिन उन्होंने रुक कर कहा, जो 3 जवान बचे थे उनके ओरिजिनल स्टेटमेंट्स बहुत अलग थे। उन्होंने एक बहुत पुरानी फाइल निकाली, जिल्द फटी हुई, पन्ने पीले पड़ चुके, 1962 स्टैंप। ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। मुझे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज का सामना कर सकते हैं। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। गोपनीय रिपोर्ट, भारतीय सेना, दिनांक 23 नवंबर 1962, स्थान तेजपुर मिलिट्री हॉस्पिटल, साक्षात्कारकर्ता कैप्टन एस.के. शर्मा। साक्षात्कार, हवलदार रामस्वरूप सिंह, बचे हुए। प्रश्न, आपको याद है उस रात क्या हुआ था? उत्तर, लंबा मौन। हाँ साहब, मैं कभी नहीं भूल सकता, चाहे कितना भी कोशिश करूं। प्रश्न, बताइए शुरू से। उत्तर, रात के 2 बजे थे। मैं पेरीमीटर पेट्रोल पर था। प्राइवेट दास मेरे साथ था। सब नॉर्मल था। बहुत ठंडी रात, कोहरा था। फिर आवाजें आईं, पहले दूर से, जैसे हवा की सीटी, लेकिन फिर चीखें बन गईं, इंसानी चीखें, लेकिन इतनी भयानक कि मेरे कान फटने लगे। मैं और दास कैंप की तरफ भागे। वहां रोने लगता है। भगवान, वहां नर्क था साहब, नर्क। प्रश्न, क्या देखा आपने? उत्तर, मेरे साथी 100 जवान, वो सब हवा में थे, तैरते हुए 5 से 6 फीट ऊपर। उनके शरीर कांप रहे थे, कन्वल्शंस जैसे, और वो चीख रहे थे, इतना चीख रहे थे, और उनके चारों तरफ काली छायाएं थीं, शेप्स, इंसान जैसे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रश्न, कैसे दिखते थे वो? उत्तर, हाथ कांपने लगते हैं, लंबे, बहुत लंबे, 7 से 8 फीट, काले, जैसे डार्कनेस ने शेप ले लिया हो। हाथ इतने लंबे, उंगलियां नुकीली, और मुंह उल्टी करने लगता है। प्रश्न, संभलिए, पानी लीजिए, फिर बताइए। उत्तर, कुछ मिनट बाद, मुंह कान तक फटा हुआ, दांत, सैकड़ों दांत, जैगेड, और वो उन्हें खा रहे थे साहब, हमारे जवानों को जिंदा खा रहे थे। मैंने हड्डियां चबाने की आवाज सुनी, मांस फटने की आवाज, खून, इतना खून। प्रश्न, आपने क्या किया? उत्तर, मैं डर गया साहब, मैं भाग गया, छुप गया एक बंकर में, पूरी रात वहीं रहा। आवाजें आती रहीं, चीखें, हंसी, भयानक हंसी। सुबह जब बाहर निकला, सब खत्म हो चुका था। 100 लाशें, सब के सब, बस खाल बची थी, अंदर से खाली, जैसे किसी ने सब कुछ चूस लिया हो। और उनके चेहरे, सबके चेहरे फ्रोजन थे, टेरर में, आंखें खुली, मुंह खुला, जैसे चीखते चीखते मरे हों। कर्नल ने फाइल बंद की। कमरे में सन्नाटा था। रामस्वरूप सिंह को मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया गया, कर्नल ने कहा। आर्मी ने उसकी टेस्टिमोनी रिजेक्ट कर दी, उसे मेडिकल डिस्चार्ज दे दिया। फिर उसका क्या हुआ सर? मैंने पूछा। 6 महीने बाद उसने खुद को गोली मार ली। सुइसाइड नोट में लिखा था, वो अब भी मेरे सपनों में आते हैं, मुझे खाने, मैं और नहीं झेल सकता। कर्नल ने एक लंबी सांस ली। और ऐसे 3 और स्टेटमेंट्स हैं, तीनों सर्वाइवर्स के, सब एक जैसे, सेम डिटेल्स, सेम डिस्क्रिप्शंस। तो सर, मैंने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं कि वो सच था? कर्नल ने मेरी आंखों में देखा। मैं कुछ नहीं कह रहा सुबेदार, मैं सिर्फ फैक्ट्स दे रहा हूं। अब इंटरप्रिटेशन आप पर है। असली मिशन, हमारा एक्चुअल मिशन क्या है सर? करण ने पूछा। 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कर्नल ने स्क्रीन पर एक लोकेशन पॉइंट किया। एक, इस एरिया में एक पुराना जापानीज बंकर है, वर्ल्ड वॉर 2 ईरा का। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती हैं कि नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स इस बंकर का यूज कर रहे हैं। वेपन स्टोरेज, ट्रेनिंग कैंप,
हमें वेरीफाई करना है। और दूसरा, मैंने पूछा। कर्नल की आवाज धीमी हो गई। पता लगाना है कि वहां एक्चुअली हो क्या रहा है। इतने लोग क्यों गायब हो रहे हैं? क्या क्या कोई कनेक्शन है 1962 की इंसिडेंट से? मतलब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन? सिपाही विवेक ने पूछा। नहीं, कर्नल ने फर्म आवाज में कहा। तुम मिलिट्री रिकॉनेसेंस कर रहे हो। जो भी वहां है, इंसर्जेंट्स, वाइल्ड एनिमल्स या कुछ और, तुम्हें पता लगाना है, एविडेंस कलेक्ट करना है और वापस आना है। उन्होंने हम सबको देखा। अगर कोई अनकंफर्टेबल फील करता है इस मिशन के साथ, वो अभी बोल सकता है। नो जजमेंट, नो क्वेश्चंस। कोई नहीं बोला। हम सब ट्रेन्ड सोल्जर्स थे, कई ऑपरेशंस कर चुके थे। काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर। भूत प्रेत में हम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हमें करना चाहिए था। कर्नल ने हमारी टीम की डिटेल्स दोहराई। ऑपरेशन साइलेंट हंट, अवधि 21 दिन, टीम की ताकत 14, टीम लीडर सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर। मैंने अपनी टीम को देखा। हर एक को मैं सालों से जानता था। एक, हवलदार करण सिंह, सेकंड इन कमांड, 42 साल, 3 युद्धों का वेटरन, मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी। उसकी पत्नी प्रिया और 2 बच्चे देहरादून में थे। 2, नायक विशाल कुमार, बेस्ट शार्प शूटर, 28 साल, यंग एनर्जेटिक। 2019 में पुलवामा के बाद खुद ज्वाइन किया था, बदला लेना चाहता था। 3, लांस नायक संजय राय, टीम मेडिक, 35 साल, शांत स्वभाव, इमरजेंसी में बेस्ट, किसी भी कंडीशन में ऑपरेट कर सकता था। 4, सिपाही रोहन मेहता, कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट, 26 साल, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट, हमेशा लेटेस्ट गैजेट्स के साथ रहता था। 5, सिपाही दीपक वर्मा, हैवी वेपन्स, 30 साल, स्ट्रॉन्ग, फिजिकली सबसे पावरफुल, LMG उठाकर 20 किलोमीटर चल सकता था। 6, सिपाही अनिल शर्मा, एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट, 29 साल, केयरफुल, प्रिसाइज, कभी गलती नहीं करता था। 7, सिपाही राकेश ठाकुर, नेविगेशन एक्सपर्ट, 31 साल, मैप रीडिंग में जीनियस, किसी भी टेरेन में रास्ता ढूंढ लेता था। 8, सिपाही सुमित पांडे, 25 साल, यंगेस्ट में से एक, ब्रेव लेकिन थोड़ा इंपल्सिव। 9, सिपाही विवेक सिंह, 27 साल, क्वाइट, ऑब्जर्वर, हमेशा डिटेल्स नोटिस करता था। 10, सिपाही अभिषेक चौहान, 32 साल, एक्सपीरियंस्ड, रिलायबल, टीम प्लेयर। 11, सिपाही रितेश गुप्ता, 24 साल, फ्रेश, ये उसका पहला मेजर ऑपरेशन था, नर्वस लेकिन एक्साइटेड। 12, सिपाही नितिन यादव, 28 साल, टफ, कभी कंप्लेन नहीं करता था, कितनी भी मुश्किल हो। 13, सिपाही प्रवीण नेगी, 33 साल, पहाड़ी, माउंटेन्स में बड़ा हुआ, क्लाइंबिंग और जंगल वॉरफेयर में एक्सपर्ट। 14 अच्छे जवान, 14 ट्रेन्ड सोल्जर्स, 14 में से सिर्फ एक वापस आया, मैं। तैयारी अगले 24 घंटे तैयारी में गए। इक्विपमेंट चेक, INSAS राइफल्स, प्रत्येक के लिए 300 राउंड्स अम्यूनिशन पर पर्सन, 5 इंसेंडियरी राउंड्स, आग लगाने वाली गोलियां, 10 ग्रेनेड्स, 5 फ्लैश बैंग्स, 2 फ्लेयर गन्स, नाइट विजन गॉगल्स, GPS डिवाइसेस, रेडियो कम्युनिकेटर्स, मेडिकल सप्लाईज, एक 21 दिन का राशन टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, क्लाइंबिंग इक्विपमेंट, सब कुछ ट्रिपल चेक किया गया। शाम को मैं अपने बैरक में था, चिट्ठी लिख रहा था अपनी पत्नी मीरा के लिए। प्रिय मीरा, मैं एक मिशन पर जा रहा हूं, 21 दिन का, तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अगर कुछ हो जाए तो याद रखना कि मैंने तुम्हें और बच्चों को बहुत प्यार किया। तुम्हारा अर्जुन। मैंने चिट्ठी मोड़ी, एनवलप में डाली और अपने लॉकर में रख दी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं फिर कभी मीरा को नहीं देख पाऊंगा, कम से कम नॉर्मल तरीके से नहीं। जंगल में प्रवेश। 28 अगस्त सुबह 5 बजे AMI-17 हेलीकॉप्टर का शोर कानों को फाड़ रहा था। हम सब अंदर बैठे थे, फुल कॉम्बैट गियर में। बाहर अंधेरा था, लेकिन पूर्व में रोशनी फूटने लगी थी, नारंगी और गुलाबी। पायलट ने हेडसेट में बोला, ETA 15 मिनट, लैंडिंग जोन आ रहा है। मैंने बाहर देखा, नीचे घना जंगल था, डार्क ग्रीन, जगह जगह कोहरा, कोई रोड नहीं, कोई गांव नहीं, बस जंगल, किलोमीटरों तक जंगल। स्पूकी लग रहा है, विशाल ने मेरे कान में चिल्लाकर कहा। मैंने सिर हिलाया। सच में स्पूकी था।
समथिंग ऑफ था उस जंगल के बारे में, यहां तक कि ऊपर से भी। हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगा, एक क्लियरिंग में, शायद 100 मीटर वाइड। गियर चेक, मैंने आदेश दिया। सबने अपना इक्विपमेंट चेक किया, राइफल्स, एमुनेशन, पैक्स। हेलीकॉप्टर लैंड किया, डोर खुला। बाहर की हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी, अगस्त में भी, और गीली, और उसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी पत्तियां और कुछ ऐसा जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। हम एक एक करके बाहर निकले, हेलीकॉप्टर से दूर, पेरीमीटर बनाई। पायलट ने विंडो से झांका। 21 दिन बाद, सेम टाइम सेम प्लेस, डेली रेडियो कांटेक्ट, 1800 आवर्स, और अगर इमरजेंसी हो तो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना। हम 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। रॉजर दैट, मैंने कहा। हेलीकॉप्टर उड़ा, शोर धीरे धीरे कम होता गया, और फिर सन्नाटा, एब्सोल्यूट साइलेंस। मैंने रुककर सुना, कुछ सेकंड्स। कुछ अजीब है, कर्ण ने कहा। क्या? कोई आवाज नहीं। जंगल में हमेशा कोई ना कोई आवाज होती है, पक्षी, कीड़े, हवा, कुछ तो। वो सही कह रहा था, बिल्कुल चुप था, जैसे पूरा जंगल सांस रोके हुए हो। शायद हेलीकॉप्टर के शोर से सब चुप हो गए, संजय ने कहा। राकेश ने जीपीएस और मैप निकाला। बंकर की लोकेशन यहां से 12 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। डिफिकल्ट टेरेन, हमें कम से कम 2 दिन लगेंगे पहुंचने में। रूट? मैंने पूछा। सीधा रास्ता नहीं है, एक नदी क्रॉस करनी होगी, और यह रिज, उसने मैप पर दिखाया, यह स्टीप है, क्लाइंबिंग गियर चाहिए होगा। ठीक हाई, फॉर्मेशन स्टैंडर्ड। विशाल, तुम पॉइंट, राकेश तुम नेविगेशन, बाकी सब 2 कॉलम्स, 5 मीटर की दूरी, आईज ओपन। कुछ भी सस्पिशियस लगे सिग्नल करना। सर, सब ने एक साथ कहा। हमने मार्च शुरू किया, जंगल में। शुरू के 1 घंटे नॉर्मल थे, जितना नॉर्मल वो जगह हो सकती थी। पेड़ बहुत घने, बड़े, पुराने, कुछ तो इतने मोटे कि 5 आदमी हाथ फैलाकर भी घेर नहीं सकते थे। जमीन पत्तियों की मोटी लेयर, सॉफ्ट। हमारे बूट्स डूब रहे थे। रोशनी कम, बहुत कम। पेड़ों की कैनोपी इतनी घनी कि सूरज की रोशनी बेअसर पहुंच रही थी। हमेशा धुंधला, हमेशा शैडोज। तापमान ठंडा, 15 से 16 डिग्री, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, कपड़े चिपक रहे थे। यार, क्रीपी है यह जगह, रोहन ने फुसफुसाया। चुप, मैंने कहा। नॉइज डिसिप्लिन। हम चुपचाप चलते रहे। पहला संकेत, दोपहर 1 बजे। हम 1 घंटे से रुके थे। लंच ब्रेक, एमआरई पैकेट खा रहे थे। मैं एक पेड़ के पास खड़ा था, मैप देख रहा था। तभी विवेक आया। सर, ये देखिए। वो मुझे एक पेड़ की तरफ ले गया। 50 मीटर दूर पेड़ की ट्रंक पर निशान थे, स्क्रैचेस, बहुत गहरी स्क्रैचेस। 5 पैरेलल लाइंस, जैसे पंजों के या नाखूनों के, लेकिन इतने बड़े और इतने गहरे कि लकड़ी फट गई थी। कौन सा जानवर? विवेक ने पूछा। मैंने छूकर देखा, स्क्रैचेस ताज़ा थीं, शायद कुछ दिन पुरानी। बेयर शायद, मैंने कहा, या लेपर्ड। लेकिन मैं झूठ बोल रहा था, और विवेक जानता था, क्योंकि ये स्क्रैचेस 8 फीट ऊपर शुरू होती थीं। कोई बेयर इतना लंबा नहीं होता। सर, विवेक ने कहा, मुझे लग रहा है हमें देखा जा रहा है जब से आए हैं। मुझे भी वही फील हो रहा था, एक नज़र, हमेशा पीछे या बगल में, लेकिन जब देखो कुछ नहीं। अपनी राइफल रेडी रखो, मैंने कहा, और बाकियों को बताओ क्वाइटली। दोपहर 3:30 शाम होने लगी थी। रोशनी और कम हो गई। हम एक छोटे से क्लियरिंग के पास से गुजर रहे थे। तभी प्रवीण ने हाथ उठाया। रुको। सब रुक गए, राइफल्स रेडी। क्या हुआ? मैंने पूछा। वहां, उसने एक डायरेक्शन में 3:30 PM शाम होने लगी थी। रोशनी और कम हो गई। हम एक छोटे से क्लियरिंग के पास से गुजर रहे थे। तभी प्रवीण ने हाथ उठाया। रुको। सब रुक गए, राइफल्स रेडी। क्या हुआ? मैंने पूछा। वहां, उसने एक डायरेक्शन में इशारा किया। खून। हम पास गए, सावधानी से। जमीन पर खून था, सूखा खून, डार्क ब्राउन, बहुत सारा। और वहीं कपड़े के टुकड़े, फटे हुए, मैले। फैलाओ, मैंने कहा। सर्च करो एरिया। टीम स्प्रेड आउट हो गई। 2 मिनट बाद दीपक ने पुकारा, सर, यहां। झाड़ियों के पीछे हड्डियां थीं, इंसानी हड्डियां, रिब्स, फीमर और एक स्कल। संजय ने एग्जामिन किया। कम से कम 2 से 3 महीने पुरानी। लेकिन सर, क्या ये हड्डियां?
देखिए इन मार्क्स को। उसने एक फीमर उठाई। उस पर टीथ मार्क्स थे, डीप, स्ट्रॉन्ग। कुछ ने इसे चबाया है, संजय ने कहा, और बहुत फोर्स से, शायद मैरो निकालने के लिए। एनिमल? मैंने पूछा। हो सकता है, लेकिन वो हेजिटेट कर रहा था। बोलो। पैटर्न अजीब है, जैसे मेथोडिकली किया गया हो, सिस्टमैटिकली। जानवर इतने सिस्टमैटिक नहीं होते। दो मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी एक आवाज, दूर से, बहुत दूर से, एक चीख, हाई पिच, लंबी, फिर सन्नाटा। वो क्या था? रितेश ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। शायद कोई जानवर, मैंने कहा। चलो, हमें कैंप बनाना है, अंधेरा होने से पहले। पहली रात का कैंप, शाम 5:30। हमने एक रिलेटिवली ओपन एरिया ढूंढा। 3 तरफ बड़े पेड़, एक तरफ खुला। 3 टेंट्स लगाए, बीच में कैंप फायर की जगह बनाई। पेरीमीटर सिक्योरिटी, 50 मीटर का सर्कल, हर 10 मीटर पर एक मोशन सेंसर। शिफ्ट सिस्टम, मैंने अनाउंस किया। 4 पर्सन शिफ्ट्स, 2 घंटे। पहला शिफ्ट, मैं, करण, विशाल, संजय, बाकी लोग रेस्ट करो। रात का खाना बनाया, एमआरई पैकेट, गरम चाय। हालांकि किसी को भूख नहीं थी। वो हड्डियां, वो टीथ मार्क्स सबके दिमाग में थे। 6 बजे शाम, रेडियो संपर्क समय। रोहन ने रेडियो निकाला। अल्फा टीम टू बेस, कॉमन इन, ओवर, स्टेटिक। फिर एक आवाज, बेस टू अल्फा टीम, रीडिंग यू, स्टेटस, ओवर, डे 1 कंप्लीट, 12 किलोमीटर्स टू टारगेट, ऑल पर्सनल सेफ, सेटिंग कैंप, ओवर, रॉजर, मेंटेन डेली कांटेक्ट, आउट। रेडियो बंद हुआ। रात गहराने लगी। अंधेरा तेजी से आ रहा था। एंड व्हेन इट केम, इट वॉज एब्सोल्यूट। हमने कैंप फायर जलाई, लकड़ियां जो हम साथ लाए थे। आग की रोशनी बस कुछ फीट तक पहुंचती थी। उसके बाद काला अंधेरा, दीवार जैसा। नाइट विजन गॉगल्स चेक किए, वर्किंग थे, लेकिन डेंस जंगल में लिमिटेड रेंज थे। फर्स्ट शिफ्ट पोजीशंस लो, मैंने कहा। मैं, करण, विशाल और संजय चारों तरफ फैल गए, कैंप के अराउंड। बाकी 10 लोग टेंट्स में थे, रेस्ट कर रहे थे या ट्राई कर रहे थे। रात 8 बजे मैं नॉर्थ साइड पर था, एक पेड़ के पास, राइफल रेडी, नाइट विजन गॉगल्स ऑन। ग्रीन टिंट में सब कुछ देख रहा था, पेड़, बुशेस, शैडोज, सब स्टिल था। तभी एक आवाज, बहुत धीमी, दूर से, गाने की आवाज। मैंने गॉगल्स उतारे, कान लगाकर सुना। हाँ, कोई गा रहा था, औरत की आवाज। आ जा रही, पारदेसी, आ जा रही। एक पुराना लोकगीत, धीमा, हॉन्टिंग। मैंने रेडियो विस्पर किया। करण, तुम सुन रहे हो यह? हाँ सर, वेस्ट साइड से आ रही है। गाना और पास आने लगा। तेरी याद सताए, तेरी याद सताए री। अब क्लियरर था। एक औरत समवेयर बाहर अंधेरे में गा रही थी। आइडेंटिफाई करो, मैंने कहा, लेकिन सावधान रहो। विशाल और मैं उस डायरेक्शन में बढ़े, स्लोली, राइफल्स रेज्ड। गाना रुक गया, साइलेंस। हम रुक गए, वेट किया, फिर वही आवाज, लेकिन अब पीछे से, हमारे एग्जैक्टली पीछे। हम झट से घूमे, कुछ नहीं। बचाओ, एक विस्पर, बिल्कुल पास, इंचेस अवे। बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने चारों तरफ देखा, नाइट विजन में कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे ठंड लग रही है, प्लीज बचाओ। आवाज हर तरफ से आ रही थी, सराउंडिंग अस। तभी हंसी, एक भयानक श्रिल हंसी। भागो, कैंप में वापस, अभी, मैंने चिल्लाया। हम दौड़े कैंप की तरफ। पीछे से वो हंसी फॉलो कर रही थी, और पास हम कैंप में पहुंचे, गास्पिंग। क्या हुआ? करण ने पूछा। तभी चारों तरफ से हंसी, दर्जनों आवाजें, औरतें, बच्चे, मर्द, सब हंस रहे थे, पागलों की तरह। टेंट से बाकी लोग बाहर आ गए, डरे हुए। क्या हो रहा है? सुमित चीखा। हंसी तेज होती गई, कानों को फाड़ती हुई, फिर रुक गई। सडनली, कंप्लीटली साइलेंस। हम सब खड़े रहे, राइफल्स हर डायरेक्शन में। 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ नहीं। ये क्या था? अनिल ने पूछा। नहीं जानता, मैंने कहा। ऑनेस्टली, उस रात किसी ने नहीं सोया। हम सब जागे रहे, आग के पास। सुबह 6 बजे पहली रोशनी फूटी, धीरे धीरे। अंधेरा पीछे हटने लगा, और उसके साथ वो दबाव भी, वो फीलिंग कि कुछ हमें घेरे हुए हैं। मैंने अपनी टीम को देखा, सबके चेहरे थके हुए, आंखों में डर, लेकिन अभी भी वो डिटरमिन्ड लुक था। सब ठीक है? मैंने पूछा। एक एक करके सबने सिर हिलाया। अच्छा,
गियर पैक करो, 15 मिनट में हम निकलते हैं। सर, करण ने धीरे से कहा। रात जो हुआ बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने काट दिया। अभी फोकस, बंकर तक पहुंचना, वहां हमें शेल्टर मिलेगी, पक्की दीवारें, सिक्योर लोकेशन। करण ने समझ लिया। टीम के सामने पैनिक नहीं दिखाना था, लेकिन हम दोनों जानते थे कुछ बहुत गलत था। यात्रा शुरू, सुबह 6:30 कैंप ब्रेक किया, सारा इक्विपमेंट पैक किया, कोई ट्रेस नहीं छोड़ा कि हम यहां थे। राकेश ने जीपीएस चेक किया। सर, बंकर अब 10 किलोमीटर है, अगर हम अच्छी पेस रखें तो शाम तक पहुंच जाएंगे। रूट, ये वैली से होकर फिर एक नदी क्रॉस करनी होगी, उसके बाद स्लोप चढ़ाई, बंकर उसी स्लोप पर है। चलो, हमने मार्च शुरू किया। सेम फॉर्मेशन, लेकिन इस बार सब ज्यादा अलर्ट थे। फिंगर्स ऑन ट्रिगर्स, आईज एवरीवेयर। जंगल दिन में भी उतना ही क्रीपी था, शायद ज्यादा, क्योंकि अब हम साफ देख सकते थे। पेड़ों की छाल काली थी, जली हुई जैसी, कई जगह जैसे एसिड से कोरोड हो। पत्तियां सामान्य हरी नहीं थीं, डार्क, लगभग ब्लैक ग्रीन। हम एक डेंस एरिया से गुजर रहे थे, पेड़ इतने पास पास कि साइडवेज चलना पड़ रहा था। तभी विशाल, जो पॉइंट पर था, ने हाथ उठाया। स्टॉप सिग्नल। हम सब रुक गए। क्या है, मैंने रेडियो पर पूछा। सर, आपको यह देखना होगा। मैं आगे गया उसके पास और रुक गया। सामने एक हेलीकॉप्टर था, क्रैश्ड हेलीकॉप्टर, पेड़ों में फंसा हुआ, नोज नीचे की तरफ, टेल ऊपर, धातु ट्विस्टेड, विंडोज शैटर्ड, बहुत पुराना, रस्ट खा गया था। यह इंडियन एयरफोर्स का है, विशाल ने कहा, मार्किंग्स देखकर। हम पास गए, सावधानी से। हेलीकॉप्टर की बॉडी पर गोलियों के निशान थे, बहुत सारे। ये कॉम्बैट में गया, करण ने कहा। देखो इन बुलेट होल्स को, 7.2 मिलीमीटर चाइनीज राइफल्स। 1962 का, मैंने कहा। यह उसी समय का क्रैश है। डोर अटका हुआ था। दीपक ने अपनी स्ट्रेंथ से खोला। अंदर अंधेरा था और गंध, भगवान, सड़न की इतनी तेज गंध। मैंने टॉर्च जलाई, अंदर झांका। स्केलेटन्स, 3 स्केलेटन्स, पायलट सीट्स पर। यूनिफॉर्म्स अभी भी पहचानी जा सकती थीं, लेकिन हड्डियां। सर, संजय ने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग से एग्जामिन किया। ये हड्डियां टूटी हुई हैं, हर एक, सिस्टमैटिकली, जैसे किसी ने एक एक करके तोड़ी हों। मैंने पूरा किया और तभी मैंने देखा कॉकपिट की दीवार पर खून से लिखा हुआ, बहुत पुराना लेकिन अभी भी रीडेबल। भागो, वो आ रहा है, भगवान के लिए भागो, वो हमें एक एक करके ले जा रहा। लिखावट बीच में रुक गई, जैसे लिखने वाले को खींच लिया गया हो। बाहर, मैंने कहा। अभी सब बाहर। हम बाहर निकले, फ्रेश एयर में सांस ली। हमें वापस जाना चाहिए, रितेश ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह जगह, यह सही नहीं है। हम वापस नहीं जा सकते, मैंने कहा फर्मली। अभी नहीं, हमारा मिशन है और वो हेलीकॉप्टर से 10 किलोमीटर दूर है। जितना समय वापस जाने में लगेगा, उतने में हम बंकर पहुंच सकते हैं, सिक्योर लोकेशन। लेकिन सर, यह ऑर्डर है। हम आगे बढ़ रहे हैं। दोपहर 1 बजे हम नदी पर पहुंचे। चौड़ी नहीं थी, करीब 20 मीटर, लेकिन पानी तेज बह रहा था और ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। रोप ब्रिज लगाएंगे, मैंने कहा। प्रवीण, अभिषेक, तुम दोनों यह करो। प्रवीण, हमारा पहाड़ी एक्सपर्ट, ने रोप निकाली, एक पत्थर से बांधी, फेंका दूसरी तरफ। 15 मिनट में रोप ब्रिज तैयार थी। एक एक करके, मैंने कहा। लाइट इक्विपमेंट पहले, हेवी गियर बाद में। विशाल, तुम पहले, कवर फायर पोजीशन लो दूसरी तरफ। विशाल ने सिर हिलाया, राइफल कंधे पर लटकाई, रोप पकड़ी, क्रॉसिंग शुरू की। हाफवे, तभी पानी में कुछ हिला। रुको, मैंने चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। पानी से एक हाथ निकला, पेल, वाइट, ड्रिपिंग और बड़ा, बहुत बड़ा। उसने रोप पकड़ी। शिट, विशाल चीखा। रोप हिलने लगी, वायलेंटली। पकड़े रहो, करण चिल्लाया। हमने रोप को इस तरफ से पकड़ा, टाइट, लेकिन वो हाथ, उसकी स्ट्रेंथ अमानवीय थी। रोप खींचने लगी। हम सब पानी की तरफ खींच रहे थे। शूट करो, उस हाथ पर, मैंने आदेश दिया। रोहन ने फायर किया, प्रिसाइज शॉट्स, हाथ पर। ब्लैक खून उछला, वो हाथ वापस पानी में गया। विशाल ने मौका लिया, तेजी से क्रॉस किया, दूसरी तरफ पहुंचा। कवरिंग पोजीशन, वो चिल्लाया।
एक एक करके हम सब क्रॉस करने लगे। मैं दूसरे आखिर में था। सिर्फ मुझसे पहले रितेश था। चलो रितेश, मैंने कहा, जल्दी करो। रितेश ने रोप पकड़ी। नर्वस था, उसके हाथ कांप रहे थे। टेंशन मत लो, मैंने कहा, बस धीरे धीरे, एक हाथ आगे, फिर दूसरा। वो क्रॉस करने लगा, स्लो लेकिन स्टेडी। ऑलमोस्ट वहां पहुंच ही गया था। तभी पानी फिर हिला, लेकिन इस बार सिर्फ एक हाथ नहीं, दर्जनों हाथ पानी से बाहर, सब तरफ से। तेज रितेश, तेज, हम सब चिल्लाए। रितेश ने स्पीड बढ़ाई। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। एक हाथ ने उसका पैर पकड़ा। वो चीखा। पकड़े रहो। विशाल ने उसका हाथ पकड़ा। दूसरी तरफ से खींचातानी होने लगी। विशाल खींच रहा था, वो हाथ खींच रहे थे। शूट करो, मैं चिल्लाया। हमने फायर किया। उन हाथों पर काला खून बहने लगा। कुछ हाथ छूटे लेकिन और आ गए। और फिर एक हाथ ने रितेश की कमर पकड़ी। नाखून नुकीले, लंबे, उसकी यूनिफॉर्म में घुसे। खून निकला। नहीं, रितेश चीखा, बचाओ, प्लीज बचाओ, छोड़ना मत। विशाल उसे पूरी ताकत से खींच रहा था, लेकिन वो हाथ बहुत मजबूत थे। धीरे धीरे रितेश को नीचे खींचा जा रहा था, पानी की तरफ। रोप काटो, संजय चिल्लाया, उसे बचाओ। नहीं, मैं चीखा, अभी नहीं। लेकिन देर हो चुकी थी। एक बड़ा हाथ, सबसे बड़ा, पानी से निकला और रितेश के सिर को पकड़ा। ग्रिप इतनी टाइट थी कि हम उसकी खोपड़ी क्रैक होते सुन सकते थे। रितेश की चीख मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर वो हाथ ने खींचा, एक जोरदार जर्क, और रितेश पानी में गया। विशाल ने छोड़ा नहीं, वो भी खींचने लगा। छोड़ दो, मैंने चिल्लाया, विशाल छोड़ दो। आखिरी मोमेंट में विशाल ने छोड़ा। रितेश पानी में डूब गया। हमने देखा, पानी थ्रैश हुआ, खून से लाल हो गया। चीखें पानी के अंदर से मफल्ड। फिर कुछ सेकंड्स बाद साइलेंस। पानी शांत हो गया। रितेश गया। बाद में दोपहर 2 बजे हम सब शॉक्ड थे, खड़े थे, स्टेयरिंग एट द वाटर। रितेश 24 साल का, ये उसका पहला मेजर ऑपरेशन था और उसकी आखिरी। हम उसे बचा नहीं सके, विशाल ने कहा। गिल्ट उसकी आवाज में था। तुमने पूरी कोशिश की, मैंने कहा। यह तुम्हारी गलती नहीं थी तो किसकी थी? विवेक ने पूछा। वो क्या था? वो हाथ? कोई जवाब नहीं था। हम आगे बढ़ते हैं, मैंने फाइनली कहा। रितेश को हम बाद में रिकवर करेंगे, जब बैकअप आएगा। अभी हमें बंकर तक पहुंचना है। सर सही कह रहे हैं, करण ने सपोर्ट किया। यहां रुकना खतरनाक है, चलना होगा। हमने अपना गियर उठाया। अब हम 13 थे। नदी से आगे टेरेन बदल गया। अब स्लोप था, स्टीप, 45 डिग्री का कोण, फिसलन भरा। हमें रुक रुक कर चढ़ना पड़ रहा था, हैंड्स एंड फीट यूज करके। बंकर कितनी दूर है? मैंने राकेश से पूछा। उसने जीपीएस चेक किया। 1 किलोमीटर सीधे ऊपर। फक, दीपक ने कहा, यह तो 1 घंटा और लगेगा और अंधेरा होने वाला है। प्रवीण ने आसमान की तरफ देखा। वो सही कह रहा था, सूरज ढलने लगा था, रोशनी कम हो रही थी। तेज चलो, मैंने कहा, अंधेरा होने से पहले बंकर में होना चाहिए। हमने पेस बढ़ाई जितनी हो सकती थी। शाम 6:15। बंकर अंधेरा लगभग हो चुका था जब हमने उसे देखा। बंकर पहाड़ी के अंदर बिल्ट, कंक्रीट का बना, हेवी, सॉलिड। दरवाजा स्टील का खुला हुआ था, रस्टेड लेकिन अभी भी स्ट्रांग। बंकर के बाहर जापानीज मार्किंग्स थे, फेडेड लेकिन विजिबल। हम सावधानी से पास गए, राइफल्स रेडी। मैं पहले जाऊंगा, मैंने कहा। विशाल कवर दो। टॉर्च निकाली, ऑन की, धीरे धीरे अंदर गया। बंकर बड़ा था, मेन हॉल, उससे कई कॉरिडोर्स निकल रहे थे। दीवारों पर और जापानीज राइटिंग, मैप्स, डायग्राम्स। फर्श पर पुराना इक्विपमेंट, रस्टेड गन्स, एम्प्टी एम्यूनिशन बॉक्सेस, ब्रोकन फर्नीचर और कंकाल, बहुत सारे कंकाल, इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म्स के साथ, 1962 के। सर, विशाल ने बाहर से पुकारा। अंदर आ जाओ, सेफ है। लेकिन डिस्टर्बिंग। टीम अंदर आई, एक एक करके। भगवान, संजय ने कंकाल देखे। वो सब एक कोने में थे, हडल्ड टुगेदर, जैसे छुप रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। 1962 के मिसिंग सोल्जर्स, मैंने कहा। वो यहां आए थे शेल्टर के लिए और यहीं मर गए, करण ने कहा। दीवार पर
खून से लिखा था, बहुत पुराना, लेकिन पढ़ा जा सकता था। यह बंकर शापित है, यहां से मत जाओ, वो यहीं रहता है, अंधेरे में, वो हमें एक एक करके ले जा रहा है, भगवान हमें माफ। राइटिंग बीच में रुक गई। कंफर्टिंग, विवेक ने कहा सार्कास्टिकली। कोई चॉइस नहीं है, मैंने कहा। रात बाहर बिताना ज्यादा खतरनाक होगा। कम से कम यहां वॉल्स हैं, डोर है, हम डिफेंड कर सकते हैं। सर सही कह रहे हैं, करण ने कहा। इस बंकर को सिक्योर करते हैं। शाम 7 बजे PM अगले घंटे। हमने बंकर को लिवेबल बनाया, कंकालों को एक अलग रूम में मूव किया रिस्पेक्टफुली, और डोर बंद कर दिया। मेन हॉल को क्लीन किया, डिब्री हटाई, डोर को क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन हिंजेस रस्ट हो गए थे, कंप्लीटली जैम्ड। ये बंद नहीं होगा, दीपक ने पूरी ताकत लगाकर कहा। तो बैरिकेड लगाओ, मैंने कहा। जितना हैवी सामान मिले डोर पर। हमने फर्नीचर, मेटल बॉक्सेस, एवरीथिंग डोर के सामने स्टैक किया। पेरीमीटर डिफेंस, मोशन सेंसर्स बाहर, 50 मीटर की रेडियस में। शिफ्ट्स अरेंज की, 4-4 लोग, 2-2 घंटे। रेडियो कांटेक्ट ट्राई की। अल्फा टीम टू बेस, कम इन। स्टैटिक, बेस, दिस इज अल्फा टीम, डू यू रीड? और स्टैटिक, सिग्नल नहीं आ रहा, रोहन ने कहा। शायद बंकर की थिक वॉल्स या कुछ और इंटरफेरेंस। कीप ट्राइंग, मैंने कहा। हर 30 मिनट। रात का खाना 8 बजे रात को हमने सेंटर में एक छोटी फायर बनाई। MRE पैकेट्स गर्म किए, लेकिन किसी को भूख नहीं थी। रितेश, उसकी मौत सबके दिमाग में थी। उसके पेरेंट्स को कैसे बताएंगे? अनिल ने पूछा। साइलेंस। हम बताएंगे कि उसने ब्रेवली लड़ा, मैंने फाइनली कहा, और मिशन में सैक्रिफाइस दी। लेकिन किसके खिलाफ? सुमित ने पूछा। वो क्या था? फिर साइलेंस। मुझे नहीं पता, मैंने एडमिट किया। लेकिन जो भी है, ये जंगल में है और यह डेंजरस है। पैरानॉर्मल? नितिन ने पूछा। शायद। तो हम क्या करें? प्रवीण ने पूछा। कैसे लड़ें किसी ऐसी चीज से जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती फिजिकल वर्ल्ड में? हम सावधान रहेंगे, मैंने कहा। साथ रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, और सुबह हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। शायद अबॉर्ट द मिशन, वापस जाना। यह सुनकर रिलीफ की साय आई कुछ लोगों से, लेकिन हम नहीं जानते थे वापस जाना ऑप्शन नहीं था। हम ऑलरेडी बहुत अंदर आ चुके थे। रात 10 बजे फर्स्ट शिफ्ट। मैं, करण, विशाल, संजय, बाकी 9 लोग रेस्ट कर रहे थे या करने की कोशिश कर रहे थे मेन हॉल में, स्लीपिंग बैग्स में, लेकिन कोई एक्चुअली सो नहीं रहा था। मैं डोर के पास था, बैरिकेड के पीछे, लिसनिंग। बाहर साइलेंस थी, कंप्लीट। तभी एक आवाज, स्क्रैचिंग, दीवार पर, बाहर की तरफ, स्लो, डिलिबरेट, स्क्रैच, स्क्रैच। सुन रहे हो? मैंने रेडियो पर विस्पर किया। हाँ, करण ने रिप्लाई किया। ईस्ट वॉल से आ रही है। स्क्रैचिंग कंटिन्यू हुई। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर रुक गई। साइलेंस। तभी डोर पर नॉक, स्लो, 3 टाइम्स। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। फिर सेम रिदम, सेम इंटेंसिटी। आइडेंटिफाई योरसेल्फ, मैंने लाउड आवाज में कहा। तभी एक आवाज, ओपन द डोर। एक बच्चे की आवाज, सॉफ्ट, स्वीट। प्लीज, मुझे ठंड लग रही है, अंदर आने दो। कौन हो तुम? मैंने पूछा। मैं खो गया हूं, मेरे माता पिता मुझे नहीं मिल रहे, प्लीज हेल्प मी। बच्चा रोने लगा, हार्ट ब्रेकिंग सॉब्स। अभिषेक उठा। सर, शायद सच में कोई बच्चा है। हम बैठो, मैंने फर्म आवाज में कहा। वो बच्चा नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, बैठो। बाहर रोना जारी रहा। प्लीज, प्लीज मुझे अंदर आने दो। बाहर वो चीज है, वो मुझे मार देगी। इग्नोर करो, मैंने टीम को कहा। कोई रिस्पॉन्स मत दो। रोना और तेज हुआ, लाउडर, मोर डेस्परेट। फिर रुक गया। सडन साइलेंस। तभी आवाज बदल गई, डीप, गटरल, मल्टीपल वॉइसेस एक साथ। ओपन द डोर। इतनी लाउड की वॉल्स हिल गई। बैरिकेड रखा फर्नीचर हिलने लगा। पकड़ो इसे, मैं चिल्लाया। हम सब ने बैरिकेड पकड़ा पूरी ताकत से। डोर बाहर से पुश हो रहा था, मैसिव फोर्स से। फर्नीचर स्लाइड होने लगा, इंच बाय इंच। और लोग, सब आओ अभी, करण चीखा। बाकी टीम भाग कर आई।
सबने बैरिकेड को होल्ड किया, लेकिन जो फोर्स बाहर था वो अमानवीय था। यह नहीं रुकेगा, दीपक ने कहा। उसकी मसल्स स्ट्रेन हो रही थी। डोर धीरे धीरे खुल रहा था। अब हम गैप देख सकते थे, 6 इंच का, और उस गैप से कुछ आ रहा था। एक हाथ, ब्लैक, लॉन्ग फिंगर्स, शार्प नेल्स। वो हाथ अंदर रीच कर रहा था, ग्रोपिंग, सर्चिंग। शूट करो, मैंने चिल्लाया। विशाल ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर फायर किया। बुलेट्स उस हाथ को हिट किया। ब्लैक ब्लड स्प्रे हुआ। हाथ वापस गया। एक भयानक चीख बाहर से आई। डोर पर पुश। रुक गया। हमने मौका लिया और फर्नीचर स्टैक किया। मोर, हेवियर। 5 मिनट। बाहर कोई आवाज नहीं आई। हम सब हाँफ रहे थे, स्वेटिंग डिस्पाइट द कोल्ड। वो क्या था? अनिल की आवाज कांप रही थी। जो भी था, मैंने कहा, अब हमने उसे हर्ट किया है। शायद वो वापस ना आए, लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। रात 12 बजे, मिडनाइट। हम सब अब सो नहीं रहे थे। सिटिंग, अलर्ट, वेपन्स रेडी। फायर धीमी हो गई थी, लेकिन अभी जल रही थी। तभी दीपक उठा। वॉशरूम, उसने कहा। अकेले मत जाओ, मैंने कहा। कोई साथ जाओ। मैं जाता हूं, विवेक ने कहा। दोनों गए। एक कॉरिडोर में, जहां हमने मेकशिफ्ट टॉयलेट बनाया था। 5 मिनट बीते, तभी विवेक वापस आया, अकेला। दीपक कहाँ है? मैंने पूछा। वो अभी आ रहा है। कहाँ? बाकी का गियर चेक करना है, उस रूम में जहां हमने इक्विपमेंट रखा है। अकेले? मैंने मना किया सर, लेकिन उसने कहा, बस 2 मिनट। इडियट, मैं बुदबुदाया। करण, चलो, उसे लेकर आते हैं। मैं और करण उठे, राइफल्स उठाई, उस कॉरिडोर की तरफ बढ़े। दीपक, मैंने पुकारा। कोई जवाब नहीं। हम कॉरिडोर में गए, टॉर्च की रोशनी में। डार्क था, डैम्प, वॉल्स पर मॉस। दीपक, करण ने फिर पुकारा। तभी एक आवाज, फेंट। मैं यहां हूं, दीपक की आवाज लास्ट रूम से आ रही थी। हम उस रूम की तरफ गए। डोर खुला था। अंदर अंधेरा। मैंने टॉर्च अंदर की। दीपक खड़ा था, पीठ हमारी तरफ, कोने में। दीपक, सब ठीक है? मैंने पूछा। वो नहीं हिला। दीपक, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं पास गया, हाथ उसके शोल्डर पर रखा। तुम ठीक? दीपक घूमा और मेरी सांस रुक गई। उसका चेहरा ब्लैंक था, एक्सप्रेशनलेस, आंखें वाइड ओपन, लेकिन देख नहीं रही थी। और उसका मुंह खुल रहा था, धीरे धीरे, वाइडर और वाइडर, इम्पॉसिबली वाइड। जॉ डिसलोकेट हो रहा था। आवाज आ रही थी, बोन्स क्रैकिंग। शिट, पीछे, मैं चीखा। हम दोनों पीछे हटे। दीपक का मुंह अब इतना वाइड था कि अननेचुरल था, और उसके अंदर से कुछ निकलने लगा, काला, लिक्विड, लेकिन मूविंग, जैसे जैसे वर्म्स या टेंटिकल्स। भागो, करण ने कहा। लेकिन तभी वो चीज दीपक के मुंह से पूरी बाहर आई और दीपक का बॉडी गिर गया, एक एम्प्टी शेल की तरह। वो चीज अब फ्लोर पर थी, बड़ी हो रही थी, शेप ले रही थी, ह्यूमनॉइड, लेकिन रॉन्ग, सब कुछ रॉन्ग। 7 फीट लंबी, इम्पॉसिबली थिन, आर्म्स टू लॉन्ग, फिंगर्स लाइक क्लॉज, और फेस, भगवान, कोई फेस नहीं था, सिर्फ एक माउथ, वर्टिकल, पूरे फेस पर, दांतों से भरा। शूट, मैं चिल्लाया। हमने फायर किया, फुल ऑटो। बुलेट्स उस चीज को हिट किया। ब्लैक ब्लड स्प्लैटर्ड। वो चीखी, एक ईयर पियर्सिंग श्रीक, लेकिन रुकी नहीं, बढ़ती रही हमारी तरफ। ग्रेनेड! करण ने अपनी बेल्ट से ग्रेनेड निकाला, पिन खींचा, फेंका, बाहर। हम डोर से बाहर भागे। धमाका, मैसिव, पूरा बंकर हिला, स्मोक, डिबरी। हम कॉरिडोर में गिरे, ईयर्स रिंगिंग, कुछ सेकंड्स बस रिंगिंग। फिर मैंने उठकर देखा, रूम धुएं से भरा था, आग लगी थी कुछ जगह। उस चीज का कोई साइन नहीं। मरा? करण ने पूछा। नहीं जानता। हम पास गए, सावधानी से, राइफल्स रेडी। रूम में बस डिब्री था, स्कैटर्ड, बर्निंग, और दीपक का बॉडी पड़ा हुआ अब भी, लेकिन हॉलो, कंप्लीटली हॉलो, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो। भगवान, करण ने कहा। चलो, मैंने कहा, बाकियों के पास अभी। हम वापस मेन हॉल की तरफ भागे। रात 12:30 हम मेन हॉल में पहुंचे। टीम हमारा वेट कर रही थी, वेपन्स रेज्ड। क्या हुआ? विशाल ने पूछा। धमाका? दीपक, मैंने कहा, हेवी वॉइस में।
वो गया। स्टन्ड साइलेंस। कैसे? संजय ने पूछा। मैंने बताया सब कुछ। जैसे जैसे मैं बता रहा था चेहरे पेल होते गए। तो वो चीज अंदर आ सकती है, प्रवीण ने कहा। बंकर हमें सेफ नहीं रख सकता। लगता तो यही है, मैंने एडमिट किया। तो हम क्या करें? अभिषेक ने पूछा। पैनिक उसकी आवाज में था। कैसे बचें? साथ रहकर, मैंने कहा। सब यहीं मेन हॉल में, कोई अकेले कहीं नहीं जाएगा, समझे? हाँ सर। और हम सुबह तक यहीं रहेंगे। सुबह होते ही हम निकलते हैं वापस एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ। मिशन अबॉर्ट? करण ने कंफर्म किया। हाँ, यह मिशन हम हैंडल नहीं कर सकते। हमें बैकअप चाहिए, हेवी वेपन्स या कुछ और जो मेरे पास नहीं है। रिलीफ विजिबल थी कुछ फेसेस पर, लेकिन हम नहीं जानते थे। सुबह बहुत दूर थी और रात अभी शुरू हुई थी। रात 1 बजे अजीब शांति। दीपक की मौत के बाद एक अजीब सी शांति छा गई। बाहर से कोई आवाज नहीं, कोई खरोंचने की आवाज नहीं, कोई दस्तक नहीं, बस सन्नाटा। बहुत शांत है, विवेक ने फुसफुसाया। मुझे यह पसंद नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं, मैंने कहा। हम सब मुख्य हॉल में बैठे थे, एक कसी हुई गोल घेरे में, बीच में आग, हर किसी की राइफल तैयार। 12 लोग बचे थे। मैं, अर्जुन, करण, विशाल, संजय, रोहन, अनिल, राकेश, सुमित, विवेक, अभिषेक, नितिन, प्रवीण। 2 साथी गए, रितेश और दीपक, दोनों भयानक तरीकों से। सुबह कितनी दूर है? नितिन ने पूछा। मैंने घड़ी देखी। 5 घंटे। सुबह 6 बजे पहली रोशनी आएगी। 5 घंटे, अनिल ने कहा। बहुत लंबा समय। हम जीवित रहेंगे, करण ने विश्वास के साथ कहा। हम भारतीय सेना हैं, हम किसी से नहीं डरते। लेकिन यह सामान्य दुश्मन नहीं है, सुमित ने कहा। यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो होना नहीं चाहिए, विवेक ने पूरा किया। सन्नाटा। तभी रोहन बोला, सर मुझे कुछ मिला है। क्या? जब मैं सामान जांच रहा था मुझे यह मिली। उसने एक पुरानी फाइल निकाली, धूल भरी, पन्ने पीले पड़ चुके। ये कहाँ थी? मैंने पूछा। उस कमरे में जहां 1962 के कंकाल थे, किसी की जैकेट में, सील बंद प्लास्टिक के थैले में। मैंने फाइल ली, सावधानी से खोला। मुख पृष्ठ पर लिखा था, गोपनीय अतिगुप्त अभियान, मौन घाटी, नवंबर 1962। प्रभारी अधिकारी मेजर विक्रम बत्रा। यह उस अभियान की फाइल है, मैंने कहा। जब वो 100 सैनिक गए थे, सबने पास आकर घेरा बनाया। मैंने जोर से पढ़ना शुरू किया। फाइल का रहस्य उद्घाटन, मिशन संक्षिप्त विवरण, उद्देश्य, रक्तवन जंगल क्षेत्र में असामान्य गतिविधियों की जांच। स्थानीय ग्रामीणों की रिपोर्ट अनुसार पिछले 3 महीने 3 में 47 लोग लापता। रात में अजीब आवाजें, संभावित शत्रु घुसपैठ। दल 100 सैनिक, मिश्रित इकाइयां, भारी हथियार। अवधि 10 दिन की टोही। दिनांक 15 नवंबर 1962। मैंने पन्ना पलटा। दिन 1, 15 नवंबर। जंगल में प्रवेश किया, आधार शिविर स्थापित। क्षेत्र परेशान करने वाला है। पूर्ण मौन, कोई वन्य जीव नहीं। पेड़ रोगग्रस्त दिखते हैं। स्थानीय मार्गदर्शक राम सिंह अत्यधिक घबराया हुआ, कहता है यह क्षेत्र शापित है, आगे आने से मना कर दिया। हम उसके बिना आगे बढ़े। दिन 2, 16 नवंबर। लापता ग्रामीणों के अवशेष मिले, 12 शव, हालत भयानक। चिकित्सा अधिकारी मृत्यु का कारण निर्धारित करने में असमर्थ। शरीर पूरी तरह खून से खाली, आंतरिक अंग गायब, लेकिन कोई दृश्य घाव नहीं। यह कैसे संभव है? मनोबल गिर रहा है। सैनिक रात में आवाजें सुनने की रिपोर्ट कर रहे हैं, परछाइयां देख रहे हैं। मैंने कड़ी निगरानी की पाली का आदेश दिया है। दिन 3 से 17 नवंबर। परिधि के पहरेदारों से संपर्क टूट गया। खोज दल भेजा, सिर्फ टुकड़े मिले। हर जगह खून, निशान घने जंगल में जा रहे थे। पीछा किया लेकिन निशान गायब हो गए, शाब्दिक रूप से बीच रास्ते में विलुप्त। ये प्राकृतिक नहीं है, कुछ बहुत गलत है यहाँ। दिन 4, 18 नवंबर। 22 आदमी लापता, शिविर से गायब हो गए। हम सब एक साथ थे, फिर अचानक वे चले गए। कोई आवाज नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस गए। सैनिक आतंकित हैं, कुछ भगोड़ेपन की बात कर रहे हैं। मुझे कोर्ट मार्शल की धमकी देनी पड़ी है, लेकिन मैं उनके डर को समझता हूं, क्योंकि मैं भी इसे महसूस करता हूं। हमें यह बंकर मिला, जापानी निर्माण। इसे रक्षात्मक स्थिति के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया।
कम से कम यहां दीवारें हैं। दिन 5 से 19 नवंबर। दीवारें मदद नहीं करती, वे दीवारों से आते हैं, फर्श से, स्वयं, वास्तविकता से। मैंने आखिरकार आज रात एक को देखा। भगवान मेरी मदद करे, यह था। मैं इसका वर्णन भी नहीं कर सकता। मनुष्य नहीं, पशु नहीं, कुछ और, लंबा, असंभव रूप से पतला, जीवित छाया की तरह काला चेहरा, बस एक मुंह, लंबवत, दांतों से भरा। इसने हवलदार सिंह को उठाया हवा में और उसे निगल गया। जब वह चीख रहा था, जब हम सब देख रहे थे, असहाय। हमारी गोलियां कुछ नहीं करती, ये बस उन्हें सोख लेता है। दिन 6-20 नवंबर। 57 आदमी बचे। हम फंस गए हैं, निकल नहीं सकते। हर बार कोई बाहर जाने की कोशिश करता है, वे वापस नहीं आते। बंकर में पुराने दस्तावेज मिले, जापानी, जितना अनुवाद कर सका किया। वे उल्लेख करते हैं कुछ, एक पुरानी किंवदंती, एक पंथ 200 साल पहले, रक्त पिपासु संप्रदाय, खून के प्यासे पंथ। उन्होंने अनुष्ठान किया, नरभक्षण, अमृता प्राप्त करने के लिए 108 शिकार, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें 54 पर रोक दिया। उन्हें एक गुफा में जीवित जला दिया। लेकिन पंथ नेता ने भूमि को शाप दिया, कहा वे उठेंगे बार बार। जब तक वे अनुष्ठान पूरा नहीं कर लेते, जब तक वे 1008 आत्माओं का उपभोग नहीं कर लेते। 1008 जापानी दस्तावेज इस क्षेत्र में मौतों की सूची देता है। 200 साल पीछे तक अब तक 994 आत्माओं का उपभोग हुआ। हम अंतिम 14 हैं। भगवान हम पर दया करें। मैं रुका। आगे के पन्ने खाली थे, सिर्फ आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, कांपती हुई लिखावट। वे आ रहे हैं, सब के सब, 37 छायाएं, पंथ के सदस्य, अनमरे, भूखे। ये मेरी अंतिम प्रविष्टि है। मेजर विक्रम बत्रा। अगर कोई इसे पाए, यहां मत आइए। ये जगह शापित है, अभिशप्त। यहां बुराई रहती है। मेरे परिवार को बताना कि मैं उन्हें प्यार करता था, उन्हें बताना कि मैं लड़ते हुए मरा। सच ये है, मैं चीखते हुए मरा। मैंने फाइल बंद की। हाथ कांप रहे थे। कोई नहीं बोला, सब स्तब्ध थे। 994, संजय ने आखिरकार कहा। और वो 100 सैनिक। 994 जमा 100 बराबर 1054, राकेश ने गणना की। लेकिन फाइल कहती है 1008 चाहिए। तो अनुष्ठान पूरा हो गया होगा, विवेक ने कहा। 1962 में ही। नहीं, मैंने कहा। फाइल फिर खोली। एक पन्ना था जो मैंने छोड़ दिया था। छोटे अक्षरों में लिखा था, नोट, केवल पूर्ण उपभोग गिना जाता है। शरीर और आत्मा, कई शिकार आंशिक रूप से बच जाते हैं। उनके शरीर का उपभोग होता है, लेकिन आत्माएं खंडित, अधूरी। वर्तमान पूर्ण गिनती 994। तो मैंने कहा, 1962 में 100 में से सिर्फ कुछ ही पूरी तरह उपभोग हुए, बाकी अधूरे रहे। कितने? करण ने पूछा। मैंने गणना की। अगर अब भी 994 हैं और हम 14 हैं और वो हमें पूरा करके 1008 बनाना चाहते हैं, तो हम, नितिन की आवाज कांपी, हम वो अंतिम 14 हैं। रितेश और दीपक, प्रवीण ने कहा। वो उन दो को पहले ही। हाँ, मैंने कहा। अब 996 और 12 की जरूरत है। सन्नाटा, भारी, दम घोंटू। तो अभिषेक ने पूछा, हम क्या करें, कैसे बचें? मैंने फाइल आगे पढ़ी। जल्दबाजी में लिखे नोट्स थे मेजर बत्रा के, हताश, समाधान खोजते हुए। वहां एक खंड था, संभावित प्रत्युपाय। 1, आग, वे इससे डरते हैं। आग लगाने वाली गोलियां प्रभावी हैं। 2, सूर्य का प्रकाश, वे अंधेरे में मजबूत हैं, भोर उन्हें कमजोर करती है। 3, अनुष्ठान तोड़ना, अगर पंथ नेता के अवशेष नष्ट हो जाए, शाप टूट सकता है। उसकी हड्डियां गुफा में दफन हैं, बंकर के नीचे, यंत्र अनुष्ठान प्रतीक के केंद्र में। 4, भोर से पहले पलायन, एक बार सूरज उगे वे पीछे हट जाते हैं। दिन के उजाले में काम नहीं कर सकते, लेकिन जंगल खुद हमें फंसाता प्रतीत होता है। हम घेरों में चलते हैं, हमेशा यहीं वापस। विकल्प 3 की कोशिश की, गुफा खोजने के लिए दल भेजा, वे वापस नहीं लौटे। विकल्प 4 की कोशिश की, काम नहीं करता। इस जगह के बारे में कुछ, स्थान सामान्य रूप से काम नहीं करता। केवल विकल्प बचा, भोर तक जीवित रहना। फिर शायद हम भाग सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता हम बचेंगे। वो नहीं बचे, विशाल ने कहा, लेकिन हम बचेंगे। हमें जीवित रहना होगा। कैसे? सुमित ने पूछा। उसकी आवाज में हताशा थी।
साथ रहकर, मैंने कहा, सचेत रहकर, आग का उपयोग करके, आग की गोलियां, ग्रेनेड, जो भी हमारे पास है। और सुबह? रोहन ने पूछा। सुबह हम भागेंगे, तेज, बिना रुके, निकासी बिंदु तक। और अगर वो नहीं मिला तो भी बस इस जंगल से बाहर। और अगर हम भी घेरों में चले? अनिल ने पूछा। तो हम लड़ेंगे, कर्ण ने कहा, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। रात 2:30 बजे हम सब बैठे थे, चुप, भोर का इंतजार करते हुए। तभी सुमित बड़बड़ाने लगा, पहले धीरे से। वो बुला रहा है, वो मेरा नाम ले रहा है। सुमित, संजय ने उसकी तरफ देखा। तुम ठीक हो? सुन रहे हो? सुमित ने कहा। आंखें केंद्रित नहीं थीं। वो कह रहा है, अगर मैं जाऊं बाकियों को छोड़ देगा, सिर्फ मुझे चाहिए, सिर्फ मुझे। नहीं सुमित, मैंने कहा दृढ़ता से, कोई नहीं बुला रहा, ये जाल है, अनदेखा करो। लेकिन सर, सुमित ने मुझे देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, फैली हुई। अगर मैं जाऊं तुम सब बच जाओगे, वो वादा कर रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। ये झूठ है, करण ने कहा, वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं, लड़ो। मैं नहीं कर सकता। सुमित उठने लगा। मुझे जाना है, मुझे जाना होगा। विवेक ने उसे पकड़ा। बैठो, तुम कहीं नहीं जा रहे। सुमित ने धक्का दिया, आश्चर्यजनक ताकत से। विवेक गिर गया। हटो, सुमित चिल्लाया, मुझे जाने दो। अभिषेक और नितिन ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुमित, उसकी शक्ति सामान्य नहीं थी। उसने दोनों को फेंक दिया। उसे रोको, मैंने आदेश दिया, लेकिन चोट मत पहुंचाओ। हम चारों ने, मैं, कर्ण, विशाल, प्रवीण, सुमित को दबोचा। वो संघर्ष कर रहा था, हिंसक रूप से, अमानवीय ताकत से। छोड़ो मुझे, मुझे जाना है, वो बुला रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। उसकी आवाज बदल रही थी, गहरी होती जा रही थी, कई आवाजों की तरह। शाबाश, करण ने कहा, यह आविष्ट होना है, जैसा दीपक के साथ हुआ। उसे बांधो, मैंने कहा। रस्सी, अभी। संजय ने रस्सी निकाली। हमने सुमित को बांधा, हाथ पैर कसकर, लेकिन वो संघर्ष करता रहा, इतनी ताकत से कि रस्सी फटने लगी। उसका मुंह खुलने लगा, चौड़ा, जबड़ा अव्यवस्थित हो रहा था। नहीं, मैंने कहा, वही हो रहा है जो दीपक के साथ हुआ। क्या करें? विशाल ने पूछा। सुमित का मुंह अब असंभव रूप से चौड़ा था और अंदर से वही काला तरल निकलने लगा। मैंने निर्णय लिया, भारी मन से। गोली मारो, मैंने कहा। क्या? विशाल ने चौंक कर पूछा। उसे गोली मारो, सिर में, अभी, वरना वो चीज बाहर आएगी और हम सबको मारेगी। लेकिन सर, वो सुमित है, वो अब सुमित नहीं रहा। मैं चीखा, गोली मारो, यह आदेश है। विशाल ने हिचकिचाते हुए अपनी पिस्तौल उठाई, हाथ कांप रहे थे। मैं नहीं कर सकता सर। तो मैं करता हूं। मैंने अपनी पिस्तौल निकाली, सुमित के माथे पर निशाना साधा। उसकी आंखों में एक पल के लिए स्पष्टता आई। असली सुमित वापस आया। सर, उसने फुसफुसाया, मार दो प्लीज। मैं इससे लड़ नहीं सकता, ये बहुत मजबूत है। कर दो। मैंने घोड़ा दबाया। गोली सीधी, साफ। सुमित का शरीर स्थिर हो गया, काला तरल वापस अंदर गया, धीरे धीरे, फिर गायब हो गया। मैंने पिस्तौल नीचे की, हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने ही आदमी को। करण ने मेरा कंधा पकड़ा। आपने सही किया, आपने उसे बचाया दर्द से और हम सबको मरने से। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। 3 लोग गए, रितेश, दीपक, सुमित। अब हम 11 थे। रात 4 बजे अनिल का संक्रमण। सुमित की मौत के बाद 1 घंटा शांति रही। फिर अनिल बोला, सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पीला था, पसीना आ रहा था, ठंड के बावजूद। क्या हुआ? संजय ने पूछा, चिकित्सक मोड में। मेरा पैर, जब हम नदी पार कर रहे थे, उन हाथों ने मुझे भी छुआ था, खरोंच दी थी। मैंने सोचा बस मामूली है। उसने अपनी पैंट का पांवचा ऊपर किया और हम सबकी सांस रुक गई। उसका पैर काला हो गया था, घुटने तक, और वो कालापन फैल रहा था। धीरे धीरे ऊपर की तरफ नसें काली दिख रही थीं, जैसे काली स्याही डाली गई हो। लानत है, संजय ने कहा। ये संक्रमण है, मृत ऊतक वाला। लेकिन इतनी तेज, कितना समय? अनिल ने पूछा, शांत आवाज में, जैसे पहले से जानता हो। संजय ने जांच की। अगर यह इसी गति से फैला
2 घंटे, शायद कम। काट सकते हो? अनिल ने पूछा। पैर विच्छेदन? नहीं, संजय ने कहा उदासी से। ये पहले ही बहुत ऊपर है, जांघ की धमनी तक पहुंच गया है। अगर मैं काटूं, तुम खून से मर जाओगे। और मुझे नहीं लगता यह सामान्य संक्रमण है, यह अलौकिक है। काटने से काम नहीं होगा। अनिल ने सिर हिलाया। तो मैं मरने वाला हूं, हम कुछ करेंगे, मैंने शुरू किया। नहीं सर, अनिल ने बीच में कहा। झूठ मत बोलो, हम दोनों जानते हैं। मैं गया। उसने गहरी सांस ली। मैं बस ये पूछना चाहता हूं, जब मैं बदलने लगूं, जैसे सुमित बदला, तो हम करेंगे, मैंने कहा। तुम्हें कष्ट नहीं होने देंगे। धन्यवाद सर। अगले 45 मिनट सबसे कठिन थे। हम अनिल के साथ बैठे, बात की, यादें साझा की, चुटकुले, कहानियां, जब तक संक्रमण उसकी छाती तक नहीं पहुंच गया। तब उसकी सांस लेना मुश्किल हो गया, आंखें धुंधली होने लगीं। अब उसने फुसफुसाया, प्लीज अब कर दो, मैं नहीं चाहता वो चीज मुझ में आए। मैंने फिर पिस्तौल उठाई। 2 बार, एक दिन में, 2 साथियों को। माफ करना भाई, मैंने कहा। कोई बात नहीं सर, बस मेरे बच्चों को बताना पापा ने बहादुरी से लड़ा। मैंने घोड़ा दबाया। अनिल शांत हो गया। सुबह 5:30, आखिरी आधा घंटा 4 लोग, एक रात में। रितेश, दीपक, सुमित, अनिल। अब हम 10 थे। सुबह 30 मिनट में आएगी, करण ने कहा। बस थोड़ा और। हम सब थक चुके थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से। जैसे ही पहली रोशनी आए, मैंने कहा, हम निकलते हैं, बिना रुके, निकासी बिंदु तक। कुछ भी हो, हम रुकेंगे नहीं। और अगर वो हमारा पीछा करें? प्रवीण ने पूछा। फाइल के अनुसार वो सूर्य के प्रकाश में कमजोर होते हैं, शायद पीछा नहीं कर पाए। लेकिन इस घने जंगल में सूर्योदय की रोशनी पहुंचना मुश्किल है, रोहन ने कहा। तभी बाहर से एक आवाज आई, लेकिन यह धमकी भरी नहीं थी, यह गाना था, पक्षी चहचहाना। सुनो, विवेक ने कहा। पक्षी, सुबह हो रही है, संजय ने कहा। राहत के साथ धीरे धीरे अंधेरा घटने लगा। खिड़कियों से हल्का प्रकाश आने लगा, धूसर, फिर उजला। उठो, मैंने कहा। सामान पैक करो, 5 मिनट में हम निकलते हैं। दल ने तेजी से पैक किया, सब कुछ, हथियार, गोला बारूद, न्यूनतम सामान। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, बैरिकेड अभी भी था। बैरिकेड हटाओ, दरवाजा खोलो। हमने फर्नीचर हटाया, धीरे से, चुपचाप। दरवाजा धीरे से खोला। बाहर सुबह का उजाला था, मध्यम लेकिन बढ़ता हुआ। और कुछ नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई परछाई नहीं। साफ लग रहा है, विशाल ने कहा। राइफल तैयार। चलो, मैंने कहा। गठन, तेज चाल, कोई रुकावट नहीं। हम बाहर निकले, बंकर से, ठंडी सुबह की हवा में। और पहली बार 48 घंटे में आशा महसूस हुई, शायद हम बच जाएंगे। सुबह 6 बजे, 30 अगस्त, हम तेजी से चल रहे थे, नीचे की तरफ, उसी ढलान से जो हम चढ़े थे। सूर्य का प्रकाश अब ठीक से आ गया था, सुनहरा, गर्म। जंगल अलग दिख रहा था, अभी भी डरावना, लेकिन कम खतरनाक। जीपीएस काम कर रहा है, राकेश ने उत्साहित होकर कहा। सिग्नल आ रहा है। दिशा? मैंने पूछा। दक्षिण पश्चिम 8 किलोमीटर, सीधी रेखा में। चलते रहो, तेज। हम व्यावहारिक रूप से दौड़ रहे थे, थकावट के बावजूद। डर ने हमें ऊर्जा दी। सुबह 7:30, नदी तक हम नदी पर पहुंचे, वहीं जहां रितेश मरा था। रस्सी का पुल अभी भी था, बरकरार। जल्दी पार करो, मैंने कहा। एक एक करके, तेज। विशाल पहले गया, फिर राकेश, फिर नितिन, अभिषेक, प्रवीण, रोहन, विवेक, संजय, करण, आखिर में मैंने पानी में देखा, साफ था, बहता हुआ, सामान्य। कल रात की वो चीजें गायब थीं। मैंने पार किया, तेजी से। सब सुरक्षित है? मैंने पुष्टि की। हाँ सर। चलते रहो। सुबह 9 बजे, हेलीकॉप्टर का मलबा, हम उस दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के पास से गुजर रहे थे। अनदेखा करो, मैंने कहा। रुकना नहीं है। लेकिन तभी अभिषेक बोला, सर रुकिए, कुछ अलग है। क्या? वो देखिए, हेलीकॉप्टर के पास। वो पहले नहीं था। हमने देखा, हेलीकॉप्टर के पास एक ढेर था, ताजा, मिट्टी और पत्तियों का, जैसे किसी ने कुछ दफनाया हो। जाने दो, मैंने कहा, हमारी चिंता नहीं है। लेकिन सर, अगर यह कोई सुराग है? नहीं,
हम नहीं रुक रहे, चलो। लेकिन अभिषेक जिज्ञासु था। वो ढेर की तरफ गया। अभिषेक वापस आओ, मैं चीखा। बस 1 मिनट सर। उसने ढेर को थोड़ा खोदा हाथ से और तुरंत पीछे हटा। क्या है? विशाल ने पूछा। हाथ। अभिषेक की आवाज कांपी। इंसान का हाथ, ताजा। लानत है, चलो यहां से अभी। लेकिन तभी पीछे की तरफ से एक आवाज आई, सरसराहट, पत्तियों की, तेज। कुछ आ रहा है, प्रवीण चीखा। भागो, मैंने आदेश दिया। बस भागो। हम भागे। सरसराहट पीछा कर रही थी, तेज हो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ों के बीच कुछ चल रहा था, तेज, हमारे समानांतर, बड़ा, बहुत बड़ा, तेज। मैं चीखा। हम पूरी गति में थे, लेकिन वो चीज नजदीक आ रही थी। और फिर वो दिखी, एक पेड़ के पीछे से निकली। लेकिन यह रात वाला प्राणी नहीं था, यह अलग था, भालू के आकार का, लेकिन रूप विकृत। अगले पैर बहुत लंबे, पिछले पैर छोटे, सिर लंबा, जबड़ा अव्यवस्थित, लार टपक रही थी और गंध सड़े मांस की। बिखर जाओ, मैंने चिल्लाया। अलग दिशाओं में। दल बंट गया। प्राणी ने सबसे नजदीकी को निशाना बनाया। अभिषेक। अभिषेक भागा बाईं ओर। प्राणी पीछा किया, अविश्वसनीय तेजी से। 4 पैरों पर दौड़ रहा था, सरपट। 8 गोली, विशाल चीखा। हमने गोली चलाई उस प्राणी पर। गोलियां लगी, लेकिन मुश्किल से कोई असर। प्राणी अभिषेक के पास पहुंच गया। नहीं, अभिषेक ने अपनी राइफल घुमाई, बिल्कुल पास से गोली चलाई। प्राणी दहाड़ा, लेकिन रुका नहीं। उसने अभिषेक को मारा, एक विशाल पंजे से। अभिषेक उड़ा 10 फीट, एक पेड़ से टकराया। छटक, हड्डी टूटने की आवाज। अभिषेक, नितिन उसकी तरफ भागा। नहीं, रुको। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन नितिन ने नहीं सुना। प्राणी अब नितिन की तरफ मुड़ा। ग्रेनेड, करण ने चिल्लाकर फेंका। प्राणी की तरफ। विस्फोट। प्राणी लड़खड़ाया, भटका। अभी उन्हें निकालो, मैंने कहा। विवेक और संजय भागे। अभिषेक को उठाया। नितिन ने सहारा दिया। भागो, जंगल में गहरे, वो धुएं में पीछा नहीं कर सकता। हमने धुएं का फायदा उठाकर भागे। प्राणी की दहाड़ पीछे से आ रही थी, गुस्सैल, निराश, लेकिन पीछा नहीं किया। दोपहर 12 बजे अस्थायी सुरक्षा हम रुके, थके हुए, छुपे हुए, घनी झाड़ियों में। अभिषेक बुरी हालत में था, पसलियां टूटी हुई, शायद आंतरिक रक्तस्राव भी। कैसा लग रहा है? संजय ने पूछा। जैसे ट्रक ने मारा हो, अभिषेक ने कहा, कमजोर मुस्कान के साथ। संजय ने जांच की, फिर मुझे देखा। गंभीर भाव। मैं समझ गया। कितना गंभीर? मैंने चुपचाप पूछा। कम से कम 4 पसलियां टूटी हैं, एक पक्का फेफड़े में घुसी है, आंतरिक रक्तस्राव, उचित चिकित्सा सुविधा के बिना 6 से 8 घंटे अधिकतम। क्या तुम कुछ कर सकते हो? मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन यहां संसाधन नहीं है, और उसे हिलाना और नुकसान करेगा। दुविधा। अगर हम रुके, वो प्राणी आ सकते हैं। अगर हम चले, अभिषेक और बिगड़ सकता है। हम आपातकालीन निकासी बुलाते हैं, मैंने तय किया। रोहन, रेडियो। रोहन ने रेडियो आजमाया। अल्फा दल से बेस, आपातकाल। दोहराता हूं, आपातकाल। तत्काल निकासी का अनुरोध, समाप्त। स्थिर आवाज। फिर धीमी, बहुत धीमी। अल्फा दल, यह बे सु रहे हैं। टू टाब स्थि थी सम। हमारा स्थान। मैंने राकेश को देखा। जीपीएस के अनुसार उत्तर पूर्व क्षेत्र। निर्देशांक उसने पढ़े। रोहन ने प्रसारित किया। प्रतिपि हे लिखो। टर्भे रहे अनु मां नित्सम। यह 2 घंटे में हेलीकॉप्टर आना चाहिए, लेकिन बहुत टूटा हुआ था सिग्नल। पता नहीं ठीक से सुना या नहीं। कोई विकल्प नहीं है, हम यहीं डटेंगे। 2 घंटे रक्षात्मक स्थिति। दोपहर 12:30। हमने झाड़ियों के बीच एक छोटा सा घेरा बनाया। अभिषेक को बीच में लिटाया। संजय उसका इलाज करने की कोशिश कर रहा था। पानी, अभिषेक ने कमजोर आवाज में कहा। नितिन ने अपनी बोतल से उसे पानी पिलाया। दर्द, बहुत दर्द हो रहा है सर, अभिषेक ने कहा। मैं मॉर्फिन दे रहा हूं। संजय ने सुई तैयार की। थोड़ी राहत मिलेगी। मैंने बाकी दल को देखा। सब थके हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन अभी भी लड़ाई की चिंगारी बाकी थी। चौकसी की व्यवस्था, मैंने कहा। 4 दिशाओं में
कुछ भी हरकत दिखे चेतावनी दो। गोली मत चलाओ जब तक जरूरी ना हो। गोला बारूद बचाना है। जी सर, करण ने कहा। मैं उत्तर की तरफ, विशाल पूर्व, प्रवीण दक्षिण, विवेक पश्चिम। चारों अपनी अपनी स्थिति पर गए। मैं, संजय, रोहन, राकेश और नितिन बीच में रहे। अभिषेक के पास। हेलीकॉप्टर को कितना समय? मैंने पूछा। राकेश ने घड़ी देखी। अगर वो मैसेज ठीक से मिला तो 1.5 घंटे और अगर नहीं मिला, चुप्पी। तो हम खुद निकलेंगे, मैंने कहा। किसी तरह कोई ना कोई रास्ता है, बस हमें ढूंढना होगा। दोपहर 1 बजे अजीब शांति। आधा घंटा बीत गया, कुछ नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। बहुत शांत था, बहुत शांत है। विवेक ने रेडियो पर फुसफुसाया। मुझे भी यही लग रहा है, करण ने कहा। जैसे कुछ होने वाला है। तभी एक आवाज, दूर से, बहुत दूर से, गुनगुनाने की आवाज। कोई गीत, पुराना, लोरी जैसा। सुन रहे हो? प्रवीण ने पूछा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन प्रतिक्रिया मत दो, चौकन्ने रहो। गुनगुनाना नजदीक आने लगा, धीरे धीरे, फिर रुक गया। सन्नाटा। तभी पेड़ों से एक आवाज आई, चरमराने की, लकड़ी की। मैंने ऊपर देखा, पेड़ हिल रहे थे। हवा नहीं थी, लेकिन पेड़ हिल रहे थे। ये क्या हो रहा है? नितिन ने पूछा। शाखाएं मुड़ने लगी, धीरे धीरे, हमारी तरफ, जैसे हाथ हों। सावधान, मैं चीखा। ऊपर देखो। एक शाखा तेजी से नीचे आई, एक चाबुक की तरह, विशाल की तरफ। विशाल बचो! विशाल लुढ़का। शाखा उसके ठीक बगल से गुजरी, जमीन पर टकराई, इतनी ताकत से कि मिट्टी उड़ी। शाबाश! विशाल चीखा, और शाखाएं, दर्जनों शाखाएं नीचे आने लगी, हर तरफ से, हमला करते हुए। बिखर जाओ, पेड़ों से दूर, मैंने आदेश दिया। हम भागे खुली जगह की तरफ, लेकिन अभिषेक, वो लेटा था, हिल नहीं सकता था। अभिषेक! संजय चीखा। 2 शाखाएं अभिषेक की तरफ झपटी। संजय और नितिन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, खींचने की, लेकिन एक शाखा अभिषेक के पैर को लपेट लिया। नहीं! अभिषेक चीखा। शाखा ने खींचा ऊपर की तरफ, अभिषेक को उठाया, हवा में। पकड़ो उसे! मैं चीखा। नितिन ने अभिषेक का हाथ पकड़ा, लेकिन शाखा की ताकत बहुत ज्यादा थी। अभिषेक ऊपर खींचा जा रहा था, धीरे धीरे। गोली चलाओ, शाखा पर, करण ने कहा। हमने फायर किया शाखा पर, लेकिन गोलियां लकड़ी में घुसी, कुछ असर नहीं, और शाखाएं और आईं, अभिषेक के चारों तरफ लपेटने लगी, बाहें, टांगें, गर्दन। नहीं, छोड़ो मुझे! अभिषेक संघर्ष कर रहा था। फिर शाखाएं कसने लगी। हमने अभिषेक की हड्डियां टूटने की आवाज सुनी, एक एक करके, चटक चटक चटक। उसकी चीखें मैं कभी नहीं भूल सकता। आग! विशाल ने कहा। आग की गोलियां! उसने अपनी राइफल में इंसेंडरी राउंड लोड किया, फायर किया। शाखा पर गोली लगी, आग लगी, शाखा छटपटाई, जलने लगी, लेकिन छोड़ा नहीं, बल्कि और कसा। अभिषेक का शरीर मुड़ने लगा, अप्राकृतिक कोणों पर। फिर एक आखिरी चीख, और शांति। शाखाओं ने जो बचा था अभिषेक का, गिरा दिया जमीन पर, एक टूटी हुई विकृत लाश। हम सब स्तब्ध खड़े रहे। 5वां साथी गया। चलो यहां से, मैंने आखिरकार कहा। अभी ये पेड़, ये सब जिंदा है। इस जगह में सब कुछ हमें मारने की कोशिश कर रहा है। दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर का इंतजार। हम एक खुले मैदान में पहुंचे, छोटा सा, लेकिन कोई पेड़ नहीं। हेलीकॉप्टर यहां उतर सकता है, राकेश ने कहा। अगर आया तो। मैंने आसमान देखा, साफ था, नीला। कितना समय बचा? मैंने पूछा। आधा घंटा। अगर हम बच जाएंगे ना सर? नितिन ने पूछा। मैं झूठ बोलना चाहता था, आश्वासन देना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैं नहीं जानता, मैंने ईमानदारी से कहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे अंत तक। आधा घंटा बीता, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा। कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। दोपहर 3 बजे वो नहीं आ रहा, प्रवीण ने कहा। हमारा संदेश शायद पूरा नहीं पहुंचा, या वो आ नहीं सकते, विवेक ने कहा। शायद यह जगह हेलीकॉप्टर को भी नहीं आने देती। तो अब क्या? रोहन ने पूछा। मैंने फाइल निकाली, फिर से पढ़ा। मेजर बत्रा के नोट्स। विकल्प 3, अनुष्ठान तोड़ना। अगर पंथ नेता के अवशेष नष्ट हो जाए, शाप टूट सकता है। उसकी हड्डियां गुफा में दफन हैं, बंकर के नीचे, यंत्र के केंद्र में। हमें वापस जाना होगा, मैंने कहा। बंकर में? क्या? विशाल ने अविश्वास से कहा। वापस? उस जगह में? हाँ,
हमें उस गुफा में जाना होगा, यंत्र ढूंढना होगा और पंथ नेता की हड्डियां नष्ट करनी होंगी। लेकिन सर, करण ने कहा, मेजर बत्रा ने भी यही कोशिश की थी। उनका दल वापस नहीं आया। मुझे पता है, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा। हम इस जंगल से पैदल नहीं निकल सकते। ये जगह हमें घुमाती रहेगी और हर रात और लोग मरेंगे। मैंने सबको देखा। हमें स्रोत पर हमला करना होगा, शाप को तोड़ना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। लंबी चुप्पी। फिर करण खड़ा हुआ। सर सही कह रहे हैं। अगर हम वैसे भी मरने वाले हैं तो लड़ते हुए मरेंगे, उस चीज को खत्म करते हुए। एक एक करके सब खड़े हो गए। चलिए, संजय ने कहा, बंकर चलते हैं। शाम 4 बजे बंकर की ओर हम वापस चढ़ाई कर रहे थे, उसी ढलान पर जिससे सुबह उतरे थे। अजीब बात थी, रास्ता आसान लग रहा था, जैसे जंगल हमें वापस बुला रहा हो बंकर की तरफ। यह गलत लग रहा है, विवेक ने कहा, जैसे ये बहुत आसान है। मुझे भी, मैंने कहा। सावधान रहो, ये जाल हो सकता है। लेकिन कोई हमला नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। शाम 5:30 पर हम बंकर पर पहुंचे। दरवाजा खुला था, जैसे हमने छोड़ा था। अंदर अंधेरा था। टॉर्च जलाओ, मैंने कहा। धीरे धीरे अंदर, सतर्क रहो। हम अंदर गए। मुख्य हॉल में सब कुछ जैसे हमने छोड़ा था, सिवाय सुमित और अनिल की लाशें गायब थीं। लाशें कहाँ हैं? नितिन ने पूछा। शायद उन्होंने ले ली, संजय ने कहा। उन चीजों ने। हमें नीचे जाना है, मैंने कहा। वो सीढ़ियां ढूंढनी है, गुफा तक। हमने बंकर में खोजबीन शुरू की, हर कमरे में, हर कोने में। आधा घंटा बाद प्रवीण ने पुकारा, यहां मुझे कुछ मिला। हम उसके पास गए। वो एक कमरे में था, सबसे पीछे वाले। फर्श पर एक जाली का दरवाजा था, धातु का, जंग खाया हुआ। ये नीचे जाता है, प्रवीण ने कहा। हमने दरवाजा खोला, चरमराहट के साथ। नीचे सीढ़ियां थीं, पत्थर की, अंधेरे में जाती हुई, और नीचे से एक गंध आ रही थी, सड़ी हुई, मौत की। मैं पहले जाता हूं, मैंने कहा। करण, तुम दूसरे, बाकी लोग पीछे। 5 मीटर की दूरी। अगर कुछ हो तो भागने का रास्ता खुला रहे। समझे सर? मैंने गहरी सांस ली, फिर नीचे उतरना शुरू किया। शाम 6 बजे अंधेरे में उतरना। सीढ़ियां बहुत थीं, घुमावदार। नीचे और नीचे। 50, 100, 150। हम कितना नीचे जा रहे थे? दीवारों पर नक्काशी थी, पुरानी तस्वीरें, भयानक दृश्य, लोगों को खाते हुए आकृतियां, यज्ञ, बलिदान और खून। दीवारों पर सूखा खून। 200, 250, 300। कितनी गहरी है यह? रोहन ने पूछा। पता नहीं, मैंने कहा। बस चलते रहो। तभी रोहन ने कहा, रुकिए, मेरा पैर। हमने पीछे मुड़कर देखा। रोहन एक सीढ़ी पर खड़ा था और सीढ़ी धंस रही थी। हिलो मत, राकेश चीखा, लेकिन देर हो चुकी थी। सीढ़ी टूट गई, नीचे गिरी और रोहन गिरा। रोहन! हम चीखे। उसने किनारा पकड़ने की कोशिश की, उंगलियां सीढ़ी के किनारे पर। पकड़ो! मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, करीब करीब, लेकिन उसकी पकड़ छूट गई। रोहन अंधेरे में गिरा। नीचे उसकी चीख धीरे धीरे दूर होती गई। फिर एक भयानक आवाज, शरीर गिरने की, फिर सन्नाटा। रोहन! विवेक चीखा, नीचे झांकते हुए। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। हमें उसे ढूंढना होगा, नितिन ने कहा। नहीं, मैंने कहा, भारी दिल से। वो उतनी ऊंचाई से वो नहीं बचा होगा, और हम जोखिम नहीं ले सकते। सीढ़ियां खतरनाक हैं, सावधानी से चलना होगा। हम आगे बढ़े, धीरे धीरे, हर सीढ़ी परखते हुए। 8 लोग बचे थे। शाम 6:30। गुफा 400वीं सीढ़ी के बाद हम एक बड़े खुले स्थान में पहुंचे। गुफा विशाल, बहुत विशाल। छत इतनी ऊंची कि टॉर्च की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी, और फर्श पर हड्डियां, हजारों हड्डियां, खोपड़ियां, पसलियां, सब कुछ। 994 लोगों के अवशेष। भगवान! संजय ने फुसफुसाया। बीच में जमीन पर उकेरा हुआ एक विशाल यंत्र था, गोलाकार, जटिल डिजाइन, प्रतीकों से भरा और चमक रहा था हल्की लाल रोशनी से। वो है, मैंने कहा, यंत्र। हम धीरे धीरे पास गए, हड्डियों पर से चलते हुए। वे हमारे पैरों तले कुरकुराती थीं। यंत्र के बिल्कुल बीच में
एक खोपड़ी थी, काली, अलग। उस पर चांदी के प्रतीक बने थे। कालीचरण की खोपड़ी, विवेक ने कहा। तभी गुफा में रोशनी आई, लाल रोशनी, हर तरफ से। नहीं, रोशनी नहीं, आंखें, लाल आंखें, दर्जनों, दीवारों पर, छत पर। वो यहां हैं, करण ने फुसफुसाया। और फिर वो दिखे, 37 आकृतियां, छायाओं से बनी, अंधेरे से बुनी, धीरे धीरे प्रकट होती हुई, लंबी, विकृत, मुंह दांतों से भरा, आंखें जलती हुई। वो हमें घेरने लगे, धीरे धीरे, एक वृत्त बनाते हुए। तैयार रहो, मैंने फुसफुसाया। जैसे ही मैं कहूं, हम यंत्र की तरफ दौड़ेंगे, खोपड़ी उठाएंगे और भागेंगे। वो हमें जाने नहीं देंगे, प्रवीण ने कहा। तो हम लड़ेंगे। वो आकृतियां और पास आईं। अब हम उनकी सांसें सुन सकते थे, भारी, खुरदुरी। और फिर उनमें से एक बोली, 37 आवाजें एक साथ। आखिरकार तुम आ गए, स्वयं हमारे घर में। अब तुम बच नहीं सकते। अब, मैं चीखा, यंत्र की तरफ भागो। यंत्र की ओर दौड़, हम दौड़े यंत्र की तरफ, पूरी गति से। 37 आकृतियां हम पर झपटी, हर तरफ से। गोली चलाओ, करण चीखा। हमने फायर किया, सभी दिशाओं में। कुछ आकृतियां पीछे हटी, लेकिन गोलियां उन्हें थोड़ी ही देर रोक सकती थी। मैं यंत्र तक पहुंचा, खोपड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी जमीन से हाथ निकले, दर्जनों हाथ, काले, सड़े हुए। 994 आत्माएं, दफन, जाग रही थी। एक हाथ ने मेरी टांग पकड़ी। मैं गिरा। सर, विशाल ने मुझे पकड़ा, खींचा, और हाथों ने भी खींचा, नीचे की तरफ। छोड़ो उसे। विशाल ने उस हाथ पर गोली चलाई। हाथ फटा, काला खून छिटका। मैं छूट गया, उठा, फिर से खोपड़ी की तरफ दौड़ा। इस बार मैंने पकड़ ली। खोपड़ी गर्म थी, जलती हुई। मेरी हथेलियां झुलसने लगी, लेकिन मैंने पकड़े रखा। मिल गई, मैं चीखा। अब भागो, सीढ़ियों की तरफ। हमने मुड़कर दौड़ना शुरू किया, लेकिन 17 आकृतियां रास्ता रोक रही थी। ग्रेनेड, करण ने एक फेंका। धमाका, आकृतियां बिखरी। अभी भागो। हम उस खाली जगह से भागे, सीढ़ियों की तरफ। पीछे से भयानक चीखें आ रही थीं, गुस्से से भरी। तुम हमें नहीं रोक सकते, अनुष्ठान पूरा होगा। वापस आओ, खोपड़ी वापस रखो। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे, तेजी से। 50, 100, 150। पीछे से वो चीजें आ रही थी, दीवारों पर रेंगती हुई। तेज, तेज और तेज, मैं चीख रहा था। 200, 250। तभी विवेक फिसला। वो गिरा, पीछे की तरफ। विवेक, नितिन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विवेक लुढ़क रहा था, नीचे की तरफ। नहीं, विवेक चीखा। एक आकृति उस तक पहुंच गई, उसे पकड़ लिया। बचाओ, प्लीज बचाओ। विवेक, मैं पीछे जाने लगा। नहीं सर, विवेक ने चीख कर कहा। मत आइए, बस बस भागिए, शाप तोड़िए। वो आकृति विवेक को खींच रही थी, नीचे, अंधेरे में। नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, विशाल ने कहा। तभी एक जोर की आवाज, ऊपर से पत्थर गिरने की। सुरंग, प्रवीण चीखा। सुरंग गिर रही है। छत से पत्थर गिरने लगे, बड़े बड़े। यंत्र टूटा, संजय ने कहा। पूरी संरचना अस्थिर हो रही है। भागो, सब भागो, मैं चीखा। लेकिन विवेक, नितिन ने कहा। मैं ठीक हूं, विवेक ने दूर से चीख कर कहा। बस तुम लोग बचो, मेरी चिंता मत करो। पत्थर और तेजी से गिरने लगे। हमें निर्णय लेना पड़ा। चलो, करण ने नितिन को खींचा। अभी, वरना हम सब मर जाएंगे। हम ऊपर की तरफ भागे। पीछे से विवेक की चीख आई। फिर एक विशाल धमाका, पूरी सुरंग गिर गई। पत्थरों और धूल का विशाल बादल। हम सीढ़ियां चढ़ते रहे, पागलों की तरह, पीछे मुड़े बिना। 300, 350, 380। ऊपर रोशनी दिख रही थी, बंकर का कमरा। लगभग पहुंच गए, करण चीखा। आखिरी 20 सीढ़ियां हम कूदते हुए चढ़े और बाहर निकले, बंकर के कमरे में। पीछे से एक आखिरी गड़गड़ाहट, फिर सन्नाटा। सुरंग पूरी तरह गिर चुकी थी, बंद हो चुकी थी, और विवेक वहीं दफन हो गया, नीचे। परिणाम, शाम 7 बजे हम बंकर के फर्श पर गिर गए, हांफते हुए, खांसते हुए। 7 लोग बचे थे। मैं, करण, विशाल, संजय, राकेश, नितिन, प्रवीण 6 गए। रितेश, दीपक, सुमित, अनिल, अभिषेक, रोहन। और अब विवेक। नितिन रो रहा था। हमने उसे छोड़ दिया, हमने उसे वहीं छोड़ दिया। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, करण ने कहा, अपनी आवाज में दर्द छुपाते हुए। अगर हम रुकते
हम सब मर जाते। उसने उसने हमें बचाया, संजय ने कहा। अंत में उसने हमें भागने को कहा। मैं उठा। हाथ में खोपड़ी अभी भी थी। हमें यह खत्म करना है, मैंने कहा। विवेक की मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हमें शाप तोड़ना होगा। मैंने खोपड़ी देखी, काली, भारी, बुरी। फाइल में क्या लिखा था? करण ने पूछा। मैंने याद किया। पवित्र अग्नि में जलानी है और प्रतिमंत्र बोलना है। पवित्र अग्नि कैसे बनाएंगे? विशाल ने पूछा। पहले यह लिखा था कि निर्दोष के बलिदान से, लेकिन विवेक, उसकी मृत्यु दुर्घटना थी। सुरंग गिरी क्योंकि हमने यंत्र तोड़ा, तो शायद उसकी मौत गिनती होगी। मैंने एक जगह साफ की, लकड़ियां इकट्ठा की। आग जलाओ, मैंने कहा। विशाल ने अपने इंसेंडरी राउंड से आग लगाई। आग नीली जल रही थी, असामान्य। ये ये अलग है, संजय ने कहा। मैंने खोपड़ी आग में रखी। तुरंत खोपड़ी में दरारें आने लगी, चमकने लगी अंदर से, और एक आवाज आई, गूंजती हुई। 37 आवाजें चीख रही थी। नहीं, मत करो ये, हम इतने करीब थे। मंत्र में चीखा। फाइल में क्या लिखा था? करण ने फाइल खोली, जोर से पढ़ने लगा। ओम कालाय नमः। मृत्यु के देवता, इन आत्माओं को मुक्ति दो, इनका शाप समाप्त करो, इनकी भूख मिटाओ, इन्हें शांति दो। खोपड़ी और तेज चमकने लगी। यह बलिदान स्वीकार करो, एक निर्दोष का, एक बहादुर का। उसके त्याग से यह बंधन तोड़ो। खोपड़ी में आग लग गई, नीली आग, ठंडी लेकिन तीव्र। चीखें और तेज हुई। नहीं, हम मिट रहे हैं, हमारी शक्ति जा रही है। और अंत में शांति, सदा के लिए शांति। मैंने खोपड़ी को आग के बीच में रख दिया। एक विस्फोट, प्रकाश का, इतना तेज कि हमें आंखें बंद करनी पड़ी। चीखें, भयानक चीखें, फिर धीरे धीरे शांत होती गईं, और फिर सन्नाटा। जब हमने आंखें खोली, खोपड़ी राख हो चुकी थी। बस एक छोटा सा ढेर, सफेद राख, और हवा। हवा साफ लग रही थी, हल्की, जैसे कोई भारी बोझ उठ गया हो। क्या यह हो गया? नितिन ने पूछा। तभी बंकर हिलने लगी। फिर से, प्रवीण चीखा। बाहर, अभी! मैंने आदेश दिया। हम भागे, बंकर से बाहर, जंगल में, और तभी पूरा बंकर धंसने लगा अंदर की तरफ, जैसे कोई ब्लैक होल हो। हम दूर भागे, सुरक्षित दूरी पर। एक विशाल धमाके के साथ बंकर ढह गया पूरी तरह। धूल और मलबे का बादल उठा। फिर शांति। रितेश, दीपक, सुमित, अनिल, अभिषेक, रोहन, विवेक, 7 मरे। बचे 7 जवान। रात 8 बजे, थके हुए, घायल, लेकिन जीवित। पहली बार 3 दिनों में शांति थी, असली शांति। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, कोई खतरे का एहसास नहीं। यह सच में खत्म हो गया? राकेश ने पूछा। लगता है, मैंने कहा, हालांकि मुझे खुद पूरा यकीन नहीं था। करण ने चारों तरफ देखा। जंगल अलग लग रहा है, कम कम भयानक। वो सही कह रहा था। पेड़ अब सिर्फ पेड़ थे, छायाएं सिर्फ छायाएं। वो जीवित महसूस नहीं हो रहे थे। वो शिकारी एहसास गया था। हमें यहीं रात बितानी होगी, मैंने कहा। सुबह हम निकासी बिंदु की तरफ चलेंगे। और अगर फिर से वही घेरे में चलने वाली बात हुई? नितिन ने पूछा। तो भी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है शाप टूट गया है। अब जंगल सामान्य होना चाहिए। हमने एक छोटा सा शिविर बनाया, आग जलाई, लेकिन इस बार सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि गर्माहट के लिए। पहली बार हमने सच में आराम किया। रात 10 बजे हम आग के चारों तरफ बैठे थे, चुपचाप। 7, प्रवीण ने आखिरकार कहा। 7 साथी गए। रितेश, दीपक, सुमित, अनिल, अभिषेक, रोहन, विवेक। उन्होंने हमें बचाया, संजय ने कहा। हर एक ने अपने तरीके से। विवेक ने, नितिन की आवाज भर्राई। अंत में उसने हमें भागने को कहा, अपनी जान देकर हमें बचाया। हम उन्हें याद रखेंगे, मैंने कहा, शहीदों के रूप में, नायकों के रूप में। और उनके परिवारों को? विशाल ने पूछा। हम क्या बताएंगे? सच, करण ने कहा। जितना हम बता सकते हैं कि उन्होंने बहादुरी से लड़ा, देश की सेवा में अपनी जान दी। लेकिन पूरा सच? राकेश ने पूछा। भूत, शाप, कैनिबल पंथ? नहीं, मैंने कहा। वो कोई नहीं मानेगा और हमें पागल घोषित कर देंगे। लंबी चुप्पी। तो झूठ बोलेंगे? प्रवीण ने पूछा। नहीं, मैंने कहा, झूठ नहीं, बस अधूरा सच। हम कहेंगे दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, कुछ ऐसा जो विश्वसनीय हो। सब चुप रहे, लेकिन समझ गए।
31 अगस्त सुबह 6 बजे भोर फूटी, सुनहरी, सुंदर। और इस बार पक्षियों की चहचहाहट थी, असली पक्षी, जीवित जंगल की आवाजें। उठो, मैंने कहा, हम निकल रहे हैं। हमने अपना न्यूनतम सामान उठाया, हथियार, पानी। राकेश ने जीपीएस देखा, निकासी बिंदु 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, सीधा। चलो, हम चलने लगे जंगल में से। लेकिन इस बार डर नहीं था। पेड़, सिर्फ पेड़ थे। रास्ता सीधा था, कोई जादू नहीं, कोई घेरे नहीं। 3 घंटे बाद हम देख सकते थे जंगल का किनारा। वहां, विशाल ने चिल्लाकर कहा, बाहर। हम दौड़े आखिरी किलोमीटर और फिर हम बाहर थे, जंगल से बाहर, खुले मैदान में। पीछे मुड़कर देखा, रक्तवन का जंगल वहीं था, काला, घना, लेकिन अब सिर्फ एक जंगल। हम निकल आए, नितिन ने कहा। विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, मैंने कहा, हम बच गए। दोपहर 12 बजे बचाव हम निकासी बिंदु पर पहुंचे, वही मैदान जहां हेलीकॉप्टर ने हमें उतारा था। राकेश ने इमरजेंसी रेडियो निकाला, लाल बटन दबाया। अल्फा दल से बेस, हम निकासी बिंदु पर हैं, तत्काल बचाव की आवश्यकता। बहुत हताहत, समाप्त, स्थिर आवाज। फिर बेस से अल्फा दल, भगवान का शुक्र है, हमें लगा, हम सोच रहे थे कि तुम सब हेलीकॉप्टर 30 मिनट में, होल्ड करो, समाप्त। आधा घंटा बाद हमने आवाज सुनी, हेलीकॉप्टर का शोर, सबसे सुंदर आवाज। Mi-17 उतरा, दरवाजा खुला, डॉक्टर और पैरामेडिक्स बाहर निकले, हमारी तरफ दौड़े। 7, एक डॉक्टर ने कहा। सिर्फ 7? बाकी कहां हैं? मरे, मैंने कहा, सपाट आवाज में। 7 मरे। डॉक्टरों के चेहरे सफेद हो गए। कैसे? क्या हुआ? बाद में, मैंने कहा, पहले हमें यहां से निकालो। तेजपुर मिलिट्री अस्पताल। 1 सितंबर हम सब अस्पताल में भर्ती किए गए, अलग अलग कमरों में। चिकित्सा जांच, उपचार, घाव, टूटी हड्डियां, संक्रमण, निर्जलीकरण, लेकिन सबसे ज्यादा मानसिक आघात। दूसरे दिन कर्नल मेहता आए मेरे कमरे में। अर्जुन, उन्होंने कहा, चिंता उनके चेहरे पर साफ थी। क्या हुआ वहां? 7 जवान कैसे? मैंने उन्हें देखा, फिर निर्णय लिया। आधा सच, सर, हम बंकर तक पहुंचे, लेकिन रास्ते में दुर्घटनाएं हुई। रितेश नदी पार करते समय पानी में गिर गया, बह गया। कर्नल ने नोट्स लिए। दीपक बंकर में, पुरानी संरचना थी, गिर गई, वो दब गया। सुमित और अनिल बीमार हो गए, कोई अज्ञात संक्रमण, हमारे पास दवाइयां नहीं थी, वे नहीं बचे। अभिषेक, एक जंगली जानवर ने हमला किया, भालू शायद, वो बुरी तरह घायल हो गया, हम उसे बचा नहीं सके। रोहन, बंकर के अंदर सीढ़ियां टूट गईं, वो गिर गया, बहुत गहरा। और विवेक, जब हम वापस आ रहे थे, भूकंप आया, सुरंग गिर गई, वो फंस गया, हम उसे निकाल नहीं सके। कर्नल चुप रहे लंबे समय तक। बस इतना ही? उन्होंने पूछा। जी सर। अर्जुन, उन्होंने मेरी आंखों में देखा। मैं तुम्हें 20 सालों से जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, या कम से कम पूरा सच नहीं बता रहे। मैं चुप रहा, लेकिन उन्होंने आगे कहा, मैं यह भी समझता हूं कि कुछ चीजें हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं जा सकती, खासकर उस जगह के बारे में। सर, मत बोलो, उन्होंने हाथ उठाया। आधिकारिक तौर पर यह एक दुखद दुर्घटना थी। मल्टीपल फैक्टर्स, डेंजरस टेरेन, अनएक्सपेक्टेड नेचुरल डिजास्टर्स। 7 ब्रेव सोल्जर्स देश की सेवा में शहीद हुए। उनके परिवारों को पूरे सम्मान के साथ मुआवजा मिलेगा, मार्टर्स स्टेटस। लेकिन अनऑफिशियली, उन्होंने रुककर कहा, वो एरिया अब परमानेंटली सील्ड है, कंप्लीट नो गो जोन, मिलिट्री और सिविलियंस दोनों के लिए। यह पहली बार नहीं है, उन्होंने धीमे से जोड़ा, और शायद आखिरी भी नहीं होगा। मैं समझ गया, सरकार जानती थी, हमेशा जानती थी।